जस्ट कंफर्म करना सर। हाँ, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट किया, हो गया ना? हो गया ना रिकॉर्डिंग मैसेज? हाँ सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। चलो तो फिर क्या क्लास है सर? सैटरडे इवनिंग है तो नॉर्मल बात है सर, हम लोग म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे और क्या। तो क्योंकि आप लोगों को पता है सैटरडे वीकेंड में हम लोग म्यूचुअल फंड, अभी म्यूचुअल फंड का बैच चल रहा है, कभी स्टॉक मार्केट चलता है, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसी के लिए मैं सैटरडे क्लास नॉर्मली रखता हूँ। तो ये स्पेशलाइज्ड गुड है। इवनिंग सर, জয়েন यस, করলাম। হ্যাঁ নবনীল, গুড ইভিনিং। আমি এই জাস্ট স্টার্ট করলাম, ওয়েট করছিলাম সবার জন্য একটু। ঠিক আছে, ओके। तो जस्ट बेसिकली म्यूचुअल फंड क्लास में हम लोग आज क्या करेंगे सर? सर हम लोग म्यूचुअल फंड क्लास में आज इक्विटी स्कीम समझेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का आज म्यूचुअल फंड का पहला क्लास हो सकता है, जैसे मौसमी है, नवनील है। मैं उनको बस इतना कहूँगा कि आप लोग प्रीवियसली जो 4-5 लेक्चर्स हुआ है म्यूचुअल फंड के ऊपर, मैं आप लोगों को क्लास आज ही शेयर कर लूँगा। आप लोग प्लीज़ एक बार घर पे इस वीक में 1.5-2 घंटे का क्लास है, एक दिन करके सुन लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास से आप लोग ना सारा टॉपिक में एट पर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है ना आप लोगों को, तो प्लीज़ एक बार मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं क्लास के पहले, क्लास के बाद, ठीक है, आप लोग कभी भी हो सके मेरे को ओके पूछ ओके लीजिए, ठीक है। तो मैं जो भी 4-5 म्यूचुअल ओके फंड स्पेसिफिक है मैं शेयर कर लूँगा। वैसे जस्ट मैं बहुत ज़्यादा ओके नहीं गया, अभी भी 10-15 स्टूडेंट्स क्लासेस बाकी है जो म्यूचुअल फंड में अभी बोलना, मुझे बहुत सारा चीज़ बाकी है, तो वो चलेगा। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली इक्विटी स्कीम के बारे में जानेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में ना बहुत सारा स्कीम चलता है, ठीक है। तो ये स्कीम समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्कीम है, दोनों दोनों के लिए बहुत। जैसे कि मानो नॉर्मली कौन म्यूचुअल फंड में पढ़ाई करता है, जैसे जो CA CMA है उनको तो पढ़ना ही पड़ता है। अगर मैं CA CS या CMA वालों को छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, तो जो लोग म्यूचुअल फंड का NISM में एग्ज़ाम देना चाहता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, या फिर मानो कि सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट, मैं पर्सनली अपना फाइनेंस देखना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल फाइनेंस को देखना चाहता हूँ, मैं अपना पैसा जो है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो स्टॉक मार्केट को थोड़ा गोली मारते कुछ दिनों के लिए वो तो है ही, हमेशा बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना हो तो कैसे सोचे, उसमें स्कीम को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जो जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं या एडवाइजर होते हैं म्यूचुअल फंड के, उनको भी समझना चाहिए कि जब आप अपने क्लाइंट को कुछ बताते हो तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा फंड क्या है। और सिमिलरली जब आप खुद इन्वेस्ट करते हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, किस तरह का कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है। और एक चीज क्या है ना, ये म्यूचुअल फंड मेनली दो कॉन्सेप्ट में बना हुआ है सर। एक है इक्विटी कॉन्सेप्ट, दूसरा है डेब्ट कॉन्सेप्ट। मतलब एक लोन और एक ओन, मतलब एक होता है लोन कैपिटल, एक होता है ओन कैपिटल। तो ये एक पैसा जाता है इक्विटी सेक्टर्स में, मतलब शेयर मार्केट में, एक पैसा जाता है डेब्ट सेक्टर में, मतलब मनी मार्केट में या फिर कैपिटल मार्केट का और भी सेक्टर से उसमें जाता है। तो डेब्ट मार्केट के बारे में मैंने अभी भी बात करना चालू नहीं किया, डेब्ट स्कीम बोलते हैं। मैं अभी इक्विटी स्कीम में ही हूँ, तो इक्विटी स्कीम को थोड़ा मैं लास्ट दिन स्टार्ट किया था, आज मैं इक्विटी स्कीम को क्लोज करूंगा। कि जो जो स्कीम इक्विटी लेवल में म्यूचुअल फंड के अंदर चलता है वो आज मैं बताऊंगा। तो डिटेल्स में बताऊंगा मार्केट में रिसेंट ट्रेंड में लास्ट 2020-21 समय में कौन सा फंड इक्विटी स्कीम में क्या परफॉर्मेंस दिया है, जो मैं लास्ट वीक भी बताया था आज भी बताऊंगा। क्या परफॉर्मेंस दिया है, उससे भी बड़ी बात है ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि किस फंड में इन्वेस्ट करने से मेरा फायदा है। अपने अपने कैटेगरी वाइज होता है, सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, सबका अलग अलग रिस्क एपिटाइट होता है, उसके बेसिस पे ही आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, या फिर किसी क्लाइंट को सजेस्ट करोगे, ठीक है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एक एक मैटर बताता हूँ जो हम लोग म्यूचुअल फंड में अभी तक पढ़ चुके हैं और जो आगे आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक 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 ठीक, चलो। अच्छा, तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, नोट्स में शेयर कर लूंगा आप लोगों से। ये म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग अभी तक जो चीज़ें पढ़े हैं, जैसे स्टार्टिंग में बैकग्राउंड पढ़े हैं, ओरिएंटेशंस, मतलब म्यूचुअल फंड या पर्सनल फाइनेंस का बैकग्राउंड, फिर पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कुछ मैथ्स। बेसिकली जो लोग FM पढ़ते हो उनको बहुत ईजी लगेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव से नजर रखते हुए ये पर्सनल फाइनेंस का कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनुइटी, ठीक है,
इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट। इवन एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैंने यहाँ पर बताया, बहुत इंटरेस्टिंग केस। जो लोग ये सब क्लास किए हों उनके लिए तो बोल रहा हूँ फिर से, और जो लोग नहीं किए उनके लिए बोल रहा हूँ। इस पर ये जो 3-4 क्लासेस है ना, रिटायरमेंट प्रॉब्लम एंड पर्सनल फाइनेंस का, यहाँ पर एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। जैसे माने कि आज आपका एज, एक से फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिफरेंट वैराइटीज एज ग्रुप के लोग होते हैं क्लास में। तो मैं एक सिंपल एक बता रहा हूँ कि अगर आपका वर्किंग एज में आप आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम वर्किंग एज 25 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई ठीक है 22, 23, 24 तक पढ़ाई कर लेते हैं, फिर 25 के बाद से काम चालू करेंगे, और उसके बाद स्टैंडर्ड एज है 30 ऑनवर्ड्स आप अपना जो इनकम है उसको सेव करना चाहते हो। दैट इज इन सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये जो 4-5 लेक्चर्स है, यहाँ पर मैंने ये बताया कि जब आप रिटायर करोगे, से फॉर एग्जांपल आज आप 30 के हो और अगर आप 2020-21 के ड्यूरेशन पे हो, और मैंने यहाँ पर ये सोचा था, मैंने एक्चुअली एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट में बात किया था कि अगर आप 2045 में जाके, हाँ सर 20-25 साल काम करते हैं, 30 साल में हैं हम, और 20-25 साल और नौकरी करेंगे, 55-60, 55 में रिटायर कर लेंगे, 60 साल तक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अल्ट्रा सोच है ना, वो 65 साल तक नौकरी का जमाना गया, कुछ तो घूमने के लिए भी चाहिए ना, तो घूमने के लिए भी तो शरीर में उतना दम होना चाहिए, है ना। मतलब लोग बुढ़ापा में सिर्फ घूमता सोचते हैं कि भाई घूमूंगा, बट 60 के बाद शरीर काम नहीं करता, तो इसलिए 55 में कर दिए रिटायर, ठीक है, और 55 में रिटायर करके बाकी 5 साल घूम फिर के फिर जाके घर में आके बैठेंगे। तो जो भी हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट में मैंने ये चीज़ बताया था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें था वो है कि जब 2045 में कोई बंदा रिटायर करता है, या 46 में या 50 में, जिसका जैसा एज के हिसाब से वो रिटायर करेगा, तो ये देखा गया था कि आज अगर आपका लाइफस्टाइल 50,000 इनकम ग्रुप में आप पढ़ते हो, एक एवरेज इनकम लिया मैंने, ठीक है, तो अगर आप 50,000 इनकम ग्रुप में पढ़ते हो और अगर आप रिटायर करोगे, तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी अगर आप 50,000 इनकम करके जो लाइफस्टाइल आज जीते हो, अगर सिमिलर लाइफस्टाइल आपको 2045 या 50 के बाद भी चाहिए, मजाक नहीं कर रहे सर, रियल फैक्ट के साथ बताया था, आपको ऑलमोस्ट 6-7 करोड़ कैपिटल चाहिए। सर क्या बात करते हो, करोड़ का बात कर दिए, 50,000 इनकम लाइफस्टाइल जीने के लिए 6-7 करोड़। सर आज का बात नहीं कर रहा हूँ, ये फ्यूचर देखने का बात कर रहा हूँ, ये इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको कम से कम 6-7 करोड़ चाहिए, और कुछ जिंदगी का कुछ इच्छा भी तो होते हैं, जैसे बच्चों के लिए घर वगैरह भी कुछ होते हैं, अपने लिए भी कुछ हॉलीडे वगैरह होता है, सब कुछ मिला जुला के एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि आपको 6-7 करोड़ चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड को अपना एरिया चूज करते हो, और अगर आप 12% रेट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर पाते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड लिया म्यूचुअल फंड इससे भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है, इक्विटी को मैं थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका तो बहुत सारा हो सकता है। तो मैंने स्टैंडर्ड एक 12% रेट में इन्वेस्टमेंट करके दिखाया था कि कितना समय लग सकता है, कितना कैपिटल आपको एवरी मंथ या एवरी ईयर इन्वेस्ट करना हो सकता है, ताकि जब रिटायर करो आप, तो आपके पास 6-7 करोड़ हो, या फिर आप अपने फैमिली के प्रति जो आपका ऑब्लिगेशन है, जो आपका प्यार है, मोहब्बत है, या फिर जो भी आपका ड्यूटी है, आप पूरा कर सको, ठीक है। देखो भाई, वर्किंग एज के बाद ना वो बचपना चला जाता है, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी की टाइम आता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड का क्लास ना एक्चुअली इंसान को रेस्पॉन्सिबल होने के लिए ताकतवर बनाते हैं, ठीक है। पर्सनल फाइनेंस इसीलिए नाम है कि भाई मेरा पर्सनल फाइनेंस, और अगर आप देखो, आप फाइनेंशियली डेवलप हो, फाइनेंशियली सिक्योर हो, स्ट्रांग हो, आपका फ्यूचर आपके लिए भी, आपके फैमिली के प्रति, आपके जो भी बड़े हैं, जो भी छोटे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके प्रति आपका जो एक ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने का एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज सिखाते हैं ये म्यूचुअल फंड, जो मैंने ये पहला 4-5 क्लास में सिखाया, ठीक है। तो विथ कैलकुलेशन, पूरा का पूरा कैलकुलेशन से भरा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा की बात कर रहा हूँ सर, कोई बुढ़ापे का बात नहीं किया मैंने, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है। देखो भाई, अभी से सोचोगे तो फिर आप एक टाइम के बाद जाके अपना वो प्लान फुलफिल कर सकते हो, लेकिन ये सोचने के लिए या नॉलेज रहेगा तभी इंसान सोचता है, नहीं तो क्या है ना, पर्सनल फाइनेंस भी बत्ती गुल मटर चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये पहला 3-4 क्लास तो पूरा पर्सनल फाइनेंस एंड रिटायरमेंट प्रॉब्लम का कैलकुलेशन है। उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन चालू किया था। फिर मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर फंड क्या होता है, एनएवी क्या होता है, एकदम कैलकुलेशन के साथ और रियल लाइफ मतलब एग्जाम्पल के साथ वहाँ पर मैंने बताने का कोशिश किया आप लोगों को कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फंड क्या है, एनएवी क्या है, दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड फिर धीरे धीरे मैंने फंड फैक्ट शीट्स में बात किया। फंड फैक्ट शीट्स क्या होता है, फंड फैक्ट शीट्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात हुआ था, ठीक है, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, दैट इज बहुत सारा एग्जाम्पल है,
जैसे मैंने कोटक म्यूचुअल फंड भी चूज किया था वहां पर दिखाने के लिए कि भाई कितना सारा फंड्स होते हैं और उसका फैक्ट शीट्स होते हैं, फंड भी होता है और उसका फैक्ट शीट्स होते हैं। कोटक में दिखाया था मैंने। पराग पारिक वेरी फेमस म्यूचुअल फंड कंपनी सर, आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये पराग पारिक का जनवरी 2022 का फैक्ट शीट था, जिसमें ये बेसिकली क्या है, ये लोग जैसे कोटक कोटक जो बैंक है उनका भी एक कंसर्न है, कोटक म्यूचुअल फंड, अब नाम सुने होंगे सर, बहुत सारे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड, बहुत सारा नाम है सर, नाम खत्म नहीं कर सकते, आगे आगे नाम पढ़ पढ़ के थका देंगे आप लोगों को। लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया था, ठीक है। जैसे कि ये पराग पारिक में काफी सारा स्टूडेंट का भी है, आप लोगों में से भी कोई कोई का है, तो मैंने सोचा कि पराग पारिक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर मैंने कुछ फंड फैक्ट शीट्स, मतलब जो म्यूचुअल फंड मार्केट में चलता है और जो इनको बनाते हैं इनको बोला जाता है फंड मैनेजर। क्या आप लोग इन फ्यूचर में, अगर जो लोग चार्टर्ड बन रहा है या सीएस बन रहा है, सीएमए बन रहा है, क्या आप लोग फंड मैनेजर बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। आप लोगों के पास तगड़ा रीजन है, ठीक है। एक तो आपको कॉमर्स फाइनेंस का फुल नॉलेज होता है, साथ में जिस तरह से आप एनआईएसएम या स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग तगड़ा बन सकते हो। जैसे ये लोग बना है ना, ये देखो, ये पराग पारिक फ्लेक्सी फंड्स है, ठीक है। ये जिन्होंने बनाया इस फंड को, क्या गजब रिटर्न दिया, बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स लोगों का, मुझे पता है। ये राजीव ठक्कर जी का है, ये इन्होंने इनको बनाया, ठीक है। इक्विटी फंड मैनेजर है। ऐसा और भी है, मिस्टर रौनक ओंकार है, राज मेहता है, ठीक है। कोई डेडिकेटेड फंड मैनेजर है, कोई ओवरसीज सिक्योरिटीज देखता है, कोई इक्विटी फंड को देखता है, कोई डेब्ट फंड को देखता है। बेसिकली क्या करता है सर, फंड पूल करते हैं और अलग अलग कंपनीज में आपका हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको जबरदस्त रिटर्न देते हैं। सिंपल बात है, एक रिटर्न देता है और बाकी पैसा खुद रखते हैं कमीशन के तौर पे। समझ रहे हो ना सर? तो ये मेनली कॉन्सेप्ट होता है फैक्ट शीट समझने का, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से ये फ्लेक्सी कैप फंड था, ठीक है, जो मार्केट में इन्वेस्ट करके कंपनीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कौन कंपनीज? मतलब यहाँ पर एएमसी, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट दिमाग नहीं लगा पाते तो आप म्यूचुअल फंड में दिमाग लगाइए। अगर आपका स्टॉक मार्केट का नॉलेज कम है, या फिर आपको स्टॉक मार्केट में भरोसा नहीं होता, या फिर भरोसा होता, नॉलेज रहने से हर चीज पे भरोसा होता है, लेकिन से फॉर एग्जांपल आपके पास बचा हुआ मानो 10 लाख है, ठीक है, जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ आप अपने रिस्क में, ओन रिस्क में स्टॉक मार्केट में लगाओ, कुछ पैसा आप किसी और के रिस्क में, जैसे कि पराग पारिक जैसे कंपनीज, कोटक एएमसी जैसे कंपनीज, किसी और के रिस्क, मतलब दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर मार्केट फील्ड, अब उनके उनके रिस्क में लगाओ, ठीक है, ठीक है, आदर्स रिस्क में। लेकिन इसमें आदर्स कौन है? एक्सपर्ट्स, ठीक है, जिनको मार्केट का नॉलेज बहुत गहरा है और मैक्सिमम टाइम ये लोग बेनिफिट देता है इन्वेस्टर्स को। मैक्सिमम, बहुत ही कम टाइम होते हैं जब इन्वेस्टमेंट फेलियर होते हैं, बट देखो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, फेलियर इनसे भी होता है, ऐसा नहीं कि इनसे फेलियरिटी नहीं आता है, ठीक है। और ये मार्केट रिस्क है, मार्केट के अप एंड डाउन से होता है। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध कर रहा है, फंड कम हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो इसको लेके आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, बट अल्टीमेटली आपका पैसा है, आप खुद भी कुछ लगा सकते हो और कुछ एएमसी या म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी लगा सकते हो, ठीक है। अपने क्लाइंट को भी सिमिलर बोल सकते हो। तो कहने का मतलब है, अगर हम फंड को समझेंगे, फैक्ट शीट्स को समझेंगे, जो मैंने ऑलरेडी कराया, ठीक है, किस तरह से फैक्ट शीट्स पढ़ना चाहिए, कुछ पॉइंट अभी भी बोलना बाकी है, मैं आगे आगे बोलूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आएगा कि आप फैक्ट शीट्स को पढ़ोगे ना, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि किस तरह से पराग पारेख फ्लेक्सी ने अलग अलग इंटरनेशनल कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इसीलिए फ्लेक्सी फंड है। सुमित है अपना, सुमित बड़ा खुश है इस फंड में। हाँ सुमित, फ्लेक्सी में तेरा है ना? सुमित का इसमें है अच्छा हाँ खासा। हाँ हाँ दादा। यस, तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख सकता है, ये फ्लेक्सी फंड के थ्रू से आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अल्फाबेट में, मतलब गूगल, अल्फाबेट मतलब गूगल, ठीक है, इसमें भी इसका इन्वेस्टमेंट है, तो आपका पैसा फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अमेजन में, मेटा, मतलब फेसबुक, फेसबुक का नाम चेंज होकर मेटा हो गया है सर, सुजुकी मोटोकॉर्प, ठीक है। तो इस तरह से आपका फंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी चला जाता है, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड में भी चला जाता है। तो इस तरह से मार्केट में बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काम करते हैं। तो नॉट जस्ट फ्लेक्सी फंड, और भी फंड्स होते हैं, जैसे मानो कि टैक्स सेवर्स फंड, ठीक है। ये समझने के आज आपको समझाएंगे ये टैक्स सेवर्स फंड्स क्या होता है, ठीक है। इसको ईएलएसएस भी बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, टीवी में ऐड भी देखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है टैक्स सेवर्स फंड, क्या होता है ईएलएसएस, ठीक है, क्या होता है हाइब्रिड फंड, क्या होता है कंजर्वेटिव फंड,
बहुत सारे फंड होता है अलग, यहाँ पर तो कुछ ही है, ठीक है, और भी कुछ आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ सर आज के क्लास में। आज मैं आपको इक्विटी स्कीम समझाऊंगा, ठीक है। तो इक्विटी स्कीम में मैं लास्ट दिन भी इक्विटी स्कीम स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लुक एट हियर। ये मैं लास्ट दिन तो सेबी का कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ बताया था। अक्टूबर 2017 में सेबी ने कुछ न्यू रूल्स लाया था, ठीक है। उसमें अलग अलग टाइप ऑफ फंड मार्केट में चलता है, ठीक है, इक्विटी स्कीम में, ठीक है। डेब्ट स्कीम, बहुत सारा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें इक्विटी होता है, डेब्ट होता है, हाइब्रिड होता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, अदर स्कीम्स होता है। मेरा फोकस एरिया अभी इक्विटी है, ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर एरिया है सर, ठीक है। रिटर्न तो इक्विटी से ही मिलता है, इसीलिए इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा बात कर रहे हैं सर। इसमें आपको मैं ये भी बताया था कि कितना तरह का इक्विटी फंड होता है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब बात मैंने लास्ट वीक किया था। जो लोग लास्ट वीक की क्लास में थे उनको पता होगा। हाँ रोशनी, रोशनी अगर थे, नंदिनी, आई थिंक नंदिनी को पता होगा, सुमित को पता होगा, ये सब बात मैंने किया था, यस और नो? हाँ सर। ओके सर। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज मिड कैप का मिक्स्ड अप, ठीक है। तो वैल्यू एंड कॉन्ट्रा ये क्या होता है सब बताया था मैंने, लेकिन कुछ बाकी है अभी भी। जैसे क्या बताऊंगा आज? आज मैं आपको मल्टी कैप बताऊंगा, आज मैं आपको फोकस्ड फंड बताऊंगा, आज मैं आपको डिविडेंड यील्ड बताऊंगा, आज मैं आपको ईएलएसएस बताऊंगा, ठीक है। फ्लेक्सी भी मैंने बता दिया था, अभी तो फ्लेक्सी का बात किए ना। ये सब कुछ एरिया है जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आपको इक्विटी स्कीम का एक नॉलेज हो जाए, और प्रीवियस लेक्चर सुनने से पूरा इक्विटी स्कीम आपको समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे डेब्ट स्कीम में बात करेंगे, फिर हाइब्रिड स्कीम में भी बात हो जाएगा। हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड अप सर, हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड अप। फिर कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड होता है और कुछ अदर टाइप ऑफ होता है, सब चीज समझ में आ जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड ना पानी की तरह हो जाएगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। आप लोग अगर रेगुलर क्लास करते हैं, और जो क्लास अगर आपसे मिस हो गया है, अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं या रिवाइज करते हैं, ठीक है, बैकअप लेते हैं, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि कम से कम म्यूचुअल फंड में तो एक्सपर्ट बन ही जाओगे। उसके साथ साथ आपको मैं धीरे धीरे, जो लोग एनआईएसएम में बैठोगे उनके लिए मैं क्वेश्चन आंसर भी रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी शेयर करूंगा, आप लोग एग्जाम के लिए भी थोड़ा पेपर रेडी करके एग्जाम दे के थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। जिनको जल्दी है वो भी करेंगे, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस भी क्लास में डिस्कस करने का, ठीक है। लेकिन थोड़ा कुछ और बता दें उसके बाद क्वेश्चन लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। तो चलो मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जो आज फ्रेश स्टार्ट करूंगा बेसिकली आप लोगों के साथ। दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट आज रहेगा सर मल्टी कैप फंड्स, ठीक है। क्या बात रहेगा सर? मल्टी कैप फंड। सर व्हाट इज मल्टी कैप फंड्स? ठीक है, जैसे मैं आपको लास्ट दिन कुछ फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कंपनी वाइज बताया था, तो वैसा ही आज मैं आपको बताऊंगा मल्टी कैप के बारे में। तो मल्टी कैप क्या होता है? वी डिस्कस द इक्विटी स्कीम एंड अ फ्यू ऑफ इट्स सब कैटेगरीज, जो मैं लास्ट वीक बताया था, ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर। वी विल टेक दैट डिस्कशंस फॉरवर्ड। नेक्स्ट अप इज मल्टी कैप। As the name implies, multi-cap fund is not bound to a particular market capital. ये किसी भी एक तरह का कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करता। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं सर, ठीक है, बीएसई एनएसई मिला के जो कंपनीज मार्केट में होते हैं, इनका कैपिटल का साइज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैपिटल का साइज, ठीक है। कुछ 500 करोड़ के ऊपर का होता है, कुछ 2000 करोड़ के ऊपर का होता है, अलग अलग मार्केट कैपिटल के बेसिस में देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी सर, ठीक है। कुछ लार्ज कैप होते हैं, कुछ मिड कैप होते हैं, ठीक है, जो लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था। अगर मैं आपको बीएसई एनएसई में कितना कंपनी लिस्टेड है उसका एक सिंपल बात करूं तो आपको यहाँ से मैं सिंपल याद कर दिला सकता हूँ। बीएसई के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कुछ ऑलमोस्ट 5,500 के आसपास लिस्टिंग है बीएसई के अंदर, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप देखते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको 2000 के आसपास कंपनी लिस्टेड दिखेगा। मतलब ऑलमोस्ट 7-7,500 कंपनीज मार्केट में, 7-7,500 कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है सर। इसी मार्केट में से आप कंपनीज क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप को ढूंढते हैं, ठीक है। मल्टी कैपिटल मतलब उसमें क्या होता है, लार्ज मिक्स का, लार्ज और इसका एक मिक्स्ड अप होता है, ठीक है। उसको ढूंढ के वो क्या करता है, पोर्टफोलियो मैनेजर जो होते हैं, जो बेसिकली एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली वो लोग फंड को रेडी करते हैं, फंड को रेडी करते हैं। जैसे कि कोटा के एएमसी भी एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये भी अच्छा अच्छा फंड बनाते हैं सर, इनका भी अच्छा अच्छा रिटर्न जनरेशन का
हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप भी आगे आगे ये सब समझ जाओ कि भाई किस तरह से कंपनीज काम करते हैं। ओके, तो अब देखना यही है कि सर मल्टी कैप है क्या, ठीक है। तो एज द नेम एम्प्लाइज मल्टी कैप फंड इज नॉट बाउंड इन अ पर्टिकुलर मार्केट, मतलब वो किसी एक तरह का फंड में नहीं रहता, लाइक लार्ज कैप में नहीं, नॉट जस्ट इन लार्ज कैप, ये एक मिक्सड अप कैप में होता है, इसमें लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप मिक्स्ड भी बोल सकते हो और हाइब्रिड भी बोल सकते हो, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, इसको आप मल्टी बोलो, ठीक है। मल्टी मतलब अलग अलग तरह का, ठीक है। ऐसे समझो कि मल्टी कैप इज लाइक जैसे आप अगर बाहर डिनर के लिए जाते हो, तो अगर आप एक सिंगल काइंड ऑफ खाना, जैसे मानो कि आपका जो ट्रेडिशनल फूड है, जैसे अगर बंगालीज अगर बाहर जानता है, ठीक है, बंगालीज क्या फॉन्ड ऑफ, क्या बंगालीज फिश, हाँ फिश करी एंड राइस मंगाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का फंड हो गया, फिश करी राइस, ये बंगालीज का एक क्या है ट्रेडमार्क है, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना चाहते हो कि भाई थोड़ा फिश फिश भी मंगवा लेंगे, राइस भी मंगा लेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा रोटी भी मंगवा लेंगे, रोटी के साथ थोड़ा पनीर की सब्जी या मशरूम की सब्जी भी मंगवा लेंगे, या फिर उसके साथ थोड़ा सा डोसा या इडली भी खा लेंगे मिक्सड अप करके, ठीक है। तो मल्टी कैप इज लाइक दैट, ठीक है, जिसमें आपको पूरा बफे मिलता है और उस बफे से आप जो भी पसंद करते हो वो चूज कर सकते हो, किसी एक तरह के कैटेगरीज में आप नहीं रहते, ठीक है। तो ये कुछ उस तरह का बात है। और लार्ज कैप का मतलब है थोड़ा बड़ा कैपिटल वाला कंपनी, बट मल्टी कैप में क्या होता है, मल्टी कैपिटल कंपनी में वो सिर्फ किसी एक तरह के कैपिटल में फोकस नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना पड़ेगा। Diversification is mainly in terms of market capital. In a sense, the fund manager is chasing opportunities that he thinks make sense. मतलब जो फंड मैनेजर होता है, जैसे कि फंड मैनेजर कौन होता है, मैंने आपको अभी अभी दिखाया, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल फंड मैनेजर का मैंने अभी अभी दिखाया। जैसे मानो कि जो पराग पारिक के फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैं बार बार तब से दिखा रहा हूँ, जैसे राजीव ठक्कर, मिस्टर रौनक ओंकार, राज मेहता, ऐसा हर कंपनी का अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको कॉमर्स का, फाइनेंस का, स्पेशली स्टॉक मार्केट लेवल में, म्यूचुअल फंड लेवल में अच्छा खासा नॉलेज मिला है इनको, ऐसे बिजनेस लेवल में काम करने का बहुत दिनों का मौका मिला है, तब जाके ये लोग बड़े बड़े लेवल में फंड मैनेजर बन जाता है सर, ठीक है। मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट आइडिया जनरेट करने से, नॉलेज जनरेट करने से आप भी बन सकते हो, ठीक है। सबके लिए खुला एंट्री है एकदम, बिल्कुल, बस नॉलेज चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है, ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कंपनी अपना फंड कहाँ डालेगा। लेकिन द ओनली मैंडेट, एक मैंडेट है यहाँ पर फॉर ए मल्टी कैप फंड इज दैट इट शुड कंसिस्ट 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। ये टोटल जो फंड होगा इसका 65% फंड इक्विटी या रिलेटेड इक्विटी जैसा फंड में डालेगा, बाकी डेब्ट वगैरह में डाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एसबीआई का, ये एसबीआई का ही है आई थिंक, एक सेकेंड रुको मैं देखता हूँ, एसबीआई का ही डेटा है, यस एसबीआई मल्टी कैप फंड दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, प्लीज मुझे एक बार बताइए। हेलो, आप लोगों को दिख रहा है ना? अरे बताओ सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो जैसे मानो कि आप अगर एसबीआई के साइट में जाके चेक करना चाहते हो, आप साइट में जाओ, चेक करो, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर जाके, ये भी बड़ा ही फेमस ग्रुप है म्यूचुअल फंड में, इनका भी अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ ट्रेंडिंग फंड्स यहाँ दिख रहा है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई हाइब्रिड फंड। तो मैं बताऊंगा ऐसे फोकस्ड फंड क्या होता है, ये बताऊंगा आज आप लोगों को, ठीक है। कुछ बात आएगा, मल्टी कैप भी आएगा, जैसे मल्टी कैप अभी बता रहा हूँ, और भी है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर जस्ट दिया है, आप अगर यहाँ पर चेक करोगे ना इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस में जाके, ठीक है, आपको बहुत सारा देखो इक्विटी स्कीम, डेब्ट स्कीम, ठीक है। इक्विटी के अंदर भी आपको, जैसे इक्विटी स्कीम में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इक्विटी रिलेटेड, जैसे मल्टी कैप भी इक्विटी का ही एक पार्ट है ना। तो ऐसा आपको अलग अलग फंड आज के डेट में क्या चल रहा है वो आपको दिखेगा, ठीक है सर, वो आपको दिखेगा और उसको रीड करके आपको नॉलेज गैदर करना है कि भाई क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है। इस फंड से हम क्या हासिल कर सकते हैं, इससे मेरा क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है, ठीक है। ये देखो सर, यहाँ पर हर तरह का फंड आपको दिखेगा, तो उसमें से एक है मल्टी कैप। तो जो ये देखो मल्टी कैप दिख रहा है आप लोगों को, एसबीआई मल्टी कैप फंड, हेलो, ये फंड अभी यहाँ पर आई थिंक ये अभी ऑपरेटिव नहीं है,
आई थिंक ये फंड अभी बंद हो गया है एसबीआई के मैनेजमेंट से तरफ से, मे बी क्योंकि यहाँ पर ओपन नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का फंड कंपनी ऑपरेट करते हैं या मार्केट में रन कराते हैं, ये तो समझ में आपको आ रहा है ना सर। नो मोर में जाके देख सकते हो, ऐसे वेरी हाई रिस्क होते हैं ऐसे फंड में, ठीक है। फंड 0 ईयर का है, अब नो मोर में जाके इसके बारे में और नॉलेज गैदर कर सकते हो, बट इसमें ज़्यादा डिटेल्स अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन ये मेरे पास एक 2020 का ही एक डेटा है जहाँ से मैं आपको थोड़ा कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, ঠিক আছে। তো ये স্যার आपको আরেকবার একটু বলবেন, আমার নেটওয়ার্কটা খুব ডিস্টার্ব করছে। কোন জায়গাটা বলবো বলুন। এই আগে যেখানটা একটু আগে যেটা বলছি যে নেটওয়ার্কটা খুব প্রবলেম করছে আমার। একটু আগে বলতে আমি বেসিক্যালি এসবিআই এর মাল্টি ক্যাপ ফান্ড বলছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা শুনছি না। এই ঠিক আছে, একটু আগে যেটা বললেন সেটা। একটু আগে কি কথা বললাম বলতো সবাই একটু আমাকে, যেটা নবনীত বলছে। तो थोड़ी देर पहले मैंने बस इतना बोला कि जैसे एसबीआई के साइट में जाके भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मल्टी कैप फंड एसबीआई के साइट में भी है, और ये करेंटली ऑपरेटिव मतलब इसका डिटेल्स मिल नहीं रहा है। इसका हो सकता है रीजन कि अभी ये फंड बंद है या समथिंग लाइक दैट, जो आप एसबीआई की साइट में जाके एसबीआई म्यूचुअल फंड के साइट में जाके चेक कर सकते हैं। बस मैं यही बोला और कुछ नहीं बोला, ठीक है, और कुछ नहीं बोला मैंने। ओके ओके ओके, तो जैसे ये जो फंड एसबीआई मल्टी कैप का है, इस फंड को आप जैसे एक बार चेक कीजिए। इसमें सुमित देखছিস तो, सुमित आছিস নাকি, रोशनी। हाँ दादा जी। ओके, देखो एसबीआई मल्टी कैप का इसका इसका फीचर्स देखो एक बार। ये एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 8 पॉइंट टोटल जो उसके पास एसेट्स है टोटल करोड़ों में है, मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ। तो जो भी टोटल एसेट्स है उसका 8.82%, ठीक है। मतलब ये एसेट जो है वो कहाँ से मिला, ये सब बात प्रीवियस लेक्चर्स में बोला गया। कैसे कंपनी फंड अरेंज करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, कहाँ से मिलता है पैसा, उस फंड को लेके वो क्या करते हैं। सिंपल बात है, बहुत सारे लोग कंपनीज मिलके कंपनीज को पैसा देते हैं और वो बोलते हैं इस फंड को चलाओ मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में चलाओ मतलब वो अलग अलग कैटेगरी ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। जैसे यहाँ पर कुछ लार्ज कैप है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही लार्ज कैप कंपनीज में से एक है, बैंकों का बैंक है, ठीक है, जैसे देवों का देव महादेव, ऐसे बैंकों का बैंक है। प्राइवेट बैंक में सबसे बेस्ट है अभी। आईसीआईसीआई में भी अच्छा खासा है, ये भी सेकंड मोस्ट प्राइवेट बैंक में से एक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, लार्सन टुब्रो, एसीएल टेक्नोलॉजी, हिंदाल्को, मारुति सुजुकी, ठीक है। अब बाद में घर में बैठे बैठे रीड कीजिएगा जब मैं नोट शेयर कर लूंगा आपसे। लेकिन यहाँ पर मेन जो पॉइंट है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मौसमी एसेट अंडर मैनेजमेंट, यही तो मैं बोला कि ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा बोल के रखा। तेरे को बस इतना समझना पड़ेगा मौसमी अभी, ठीक है। चलो वेरी गुड मौसमी, एकदम सही सवाल कर लिया, ठीक है। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब जो पैसा है इनके पास, ये जो एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी है, इनके पास मान के 1000 करोड़ है एक से फॉर एग्जाम्पल। और ये 1000 करोड़ कहाँ से आता है, हम जैसे लोग इनको देते हैं, ठीक है। जो हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना, ये पैसा जब डाला जाता है तो वो पैसा इनका एसेट बन जाता है, ठीक है। और फिर उस पैसे को लेके उसको बोलते हैं पूल ऑफ फंड, ठीक है, पूल ऑफ फंड। उस पूल ऑफ फंड को लेके वो मार्केट में उसको इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल बात है, जैसे आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका फंड हो गया, और यहाँ पर जब आप एक म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे रहे हो, उसमें एक्स वाई जेड, आप, मी, यू, एनीवन, ठीक है, सी हार कोई भी आ सकता है, कोई कंपनी भी आ सकता है, सबको ही मिलकर एक फंड बनाया जाता है और उस फंड को म्यूचुअली मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और उस म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में कंपनी अलग अलग कंपनीज में उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब टोटल एसेट अगर 100% है इनके पास, जो नॉर्मली करोड़ों के कम तो नीचे नहीं होता, आगे आगे बताऊंगा कि कितना कंपनीज के पास किस तरह का एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है मौसमी, ठीक है, तब तेरे को ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मल्टी कैप फंड दिख रहा है ना, ये मल्टी कैप फंड में स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर आपको जैसे लार्ज कैप भी दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक या और भी काफी सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक कंपनी देखो सुमित, देख यहाँ पर एक कंपनी है यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड बोल के, ठीक है। तो ये 2020-21 के टाइम का कॉन्सेप्ट है, जिस टाइम पे ये फंड चल रहा था। तो यूएफओ मूवीज मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज दैट कि एसबीआई म्यूचुअल फंड इस फंड को बनाने के टाइम पे मल्टी कैपिटल मतलब इसमें स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, ठीक है, और लार्ज कैप कंपनीज भी हैं,
मिड कैप कंपनीज भी इसके अंदर है। सो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यही है कि आपका पैसा डिफरेंट कैटेगरीज में बांट जाते हैं। पोर्टफोलियो, इसको इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कंटेन्स लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक to a relatively small company like UFO Movies. Of course, the investment in these stocks are of varying degree. सबका अलग अलग एक डिग्री ऑफ रिस्क है। This is the fund manager's call. ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है। ये कौन डिसाइड करता है? फंड मैनेजर डिसाइड करता है। सर कोई अगर बोलेगा सर मैं फंड मैनेजर को क्यों दूं, मैं खुद ही इन्वेस्ट कर दूंगा। भाई अगर आपको खुद का इतना नॉलेज हो तो फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड में पैर मत रखो। लेकिन क्या है ना, कई बार हम लोगों का खुद का डिसीजन भी गलती हो जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला, आपके पास 10-20 लाख है, ठीक है, आपके पास 1-2 करोड़ है, आप चाहते हो कि भाई कुछ पैसा मैं अपने रिस्क में भी मार्केट में लगाता हूँ, स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो। अगर स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। हाँ, थोड़ा रिटर्न कम होगा क्योंकि कंपनीज भी कुछ ले लेगा आपसे, ठीक है, लेकिन मजा ये है कि वो फंड, उसमें आपका रिस्क कम रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट नॉलेज हो तो फिर म्यूचुअल फंड, आप जिसको बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, ठीक है, तो वो म्यूचुअल फंड को उतना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जिसको म्यूचुअल स्टॉक मार्केट में उतना भरोसा नहीं आ पा रहा, वो उसको म्यूचुअल फंड में भरोसा करना ही पड़ेगा, उसको फंड मैनेजर का कॉल लेना ही पड़ेगा। तो ये मैनेजर का कॉल का ये खेल है। या फिर मानो कि नॉलेज का बात नहीं है, टाइम का भी एक बात होता है। मानो कि आपका कोई ऐसा जॉब है या फिर ऐसा लाइफ है जिसमें आप ज्यादा स्टॉक मार्केट एनालिसिस में समय नहीं दे पाते हो, तो क्या करोगे फिर? म्यूचुअल फंड कंपनीज को सुन लो, ठीक है, लेकिन सुनने से पहले वो क्या करते हैं वही तो जानना है। भाई आप जिसको पैसा दोगे, आपको पता होना चाहिए ना कि भाई म्यूचुअल फंड वाले मेरे पैसे को लेके क्या करते हैं, और ये जो अलग अलग फंड के नाम पे हमसे पैसा लेते हैं, उस फंड को एक्चुअल में वो किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसीलिए तो ये क्लास है, इसीलिए तो म्यूचुअल फंड मतलब जो एग्जाम वगैरह होता है, या फिर एज ए CS CA में भी आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज गैदर करना होता है। दैट इज द रीजन, ठीक है। तो अब बात यह है कि जैसे मैनेजर्स कॉल क्या होता है, मतलब कहाँ पैसा लगाएगा उसका है, आप नहीं चूज कर सकते। यहाँ पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है ना, वो बोलेगा नहीं दादा मैं अपने हिसाब से करूंगा, फिर तब म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर यू, ठीक है। लेकिन अगर आपका नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, फिर आप म्यूचुअल फंड में आना पड़ेगा आपको। अगर ये म्यूचुअल फंड को थोड़ा देखा जाए, ये वाला म्यूचुअल फंड को अगर देखा जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन बाय इंडस्ट्री एलोकेशन। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन बाय इंडस्ट्री एलोकेशन मतलब ये आपका पैसा, से फॉर एग्जांपल आपने कंपनीज को, जैसे मानो हम लोग यहाँ पर है, ठीक है, जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट में कैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं? जैसे मानो कि हम लोग यहाँ पर कितना जन है, मैं हूँ, सुमित है, नवनील है, रोशनी है, ज्योति है, नंदिनी है, सब हम लोग कम 5-7 जन हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, मानो कि सर ने एक फंड बना रहा सर, ठीक है, 1 लाख का फंड बना लेते हैं। 1 लाख के फंड के हिसाब से सर ने मानो 10,000 दे दिया, सुमित ने मानो 5,000 दे दिया, नवनील ने मानो 5,000 दे दिया, नंदिनी ने भी 5,000 दे दिया, रोशनी ने मानो 50,000 दे दिया, ज्योति भी मानो कितना हो गया, 15, 10, 25, 50, 75, क्या बाकी रह गया नंदिनी? 25 बाकी रह गया, तो 25,000 नंदिनी ने दे दिया। कुल मिला के कितने का फंड हो गया सर? 1 लाख, ठीक है। अब ये सब मैटर कैसे बनता है, ये इसके भी पीछे है सर NAV कॉन्सेप्ट होता है। ये सब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया, इसीलिए मैं आपको शुरू में ही बोला कि जो पिछले वाला 4-5 क्लासेस हैं प्लीज अच्छे से सुनना सर, बार बार बोल रहा हूँ। बस यहाँ पर इतना समझ लो कि ये जो आपका फंड है, जो 1 लाख यहाँ पर हम लोगों से कंपनी ने लिया, ठीक है, SBI म्यूचुअल फंड ने, मानो से फॉर एग्जाम्पल ये फंड हमसे लिया, ठीक है, और भी ज्यादा, 1 लाख नहीं, 1000 करोड़ होते हैं सर, ठीक है। सो इसने मेरा पैसा लेके वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया? फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्ट किया 34%, कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट किया, एनर्जी में इन्वेस्ट किया, IT में इन्वेस्ट किया, ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट किया, ठीक है, मीडिया एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट किया, सर्विस में इन्वेस्ट किया, टेलीकॉम में इन्वेस्ट किया, मेटल में इन्वेस्ट किया, केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट किया, जितना तरह का बिजनेस होता है मार्केट में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया। एक चीज ख्याल कर रहे हो सर, कंपनी इन्वेस्ट करता है अलग अलग सेक्टर्स में, जो फंड मैनेजर होता है उसको कितना नॉलेज होना चाहिए? हाँ सुमित, एक फंड मैनेजर को कितना नॉलेज होना चाहिए हर सेक्टर के बारे में? तभी ना जाके वो एक, हाँ कभी सक्सेसफुल होता है कभी नहीं, बट एक फंड मैनेजर होने के नाते आपको हर सेक्टर का नॉलेज तो रखना चाहिए।
कि भाई फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इंडिया में क्या होने वाला है, कंज्यूमर गुड्स में इंडिया में क्या होने वाला है, एनर्जी में इंडिया में क्या होने वाला है, आईटी में इंडिया में क्या होने वाला है, ऑटोमोबाइल में इंडिया में क्या होने वाला है, किस सेक्टर्स में ग्रोथ है, किस सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर लार्ज कैप में जैसे मानो आपने यहाँ पर कितना पैसा डाला 69%, मिड कैप में, ऐसे भारत में ज़्यादातर लार्ज कैप में ही पैसा डालना पड़ता है, ये इंडिया का एक प्रॉब्लम भी है। मिड कैप में 16%, मतलब जो मीडियम कैपिटल कंपनीज है, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था लार्ज कैप मिड कैप को। स्मॉल कैप में से 11% है, और बाकी कुछ अनक्लासिफाइड जिसमें डेब्ट वगैरह बहुत सारा और भी चीज़ें हैं, कैश इक्विवेलेंट टाइप ऑफ एसेट्स है, मैं आगे आगे इसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। तो इस तरह से हमारा आपका फंड कंपनी इन्वेस्ट किया है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? मल्टी कैप। समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी। हेलो, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। Now, given the fact that fund is diversified across the different market capitalizations, AMC जो होता है ना सर, AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, बट दो चार नाम, जैसे आपको मैं कोटक दिखा रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल बता रहा हूँ, पराग पारिक के बारे में बता रहा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन, द AMCs टेंड टू बेंचमार्क मल्टी कैप फंड्स। AMC चाहते हैं कि वो मल्टी कैप फंड से बेंचमार्क को क्रॉस करना चाहता है। जैसे कि बेंचमार्क क्या फॉलो करते हैं? S&P BSE 500 इंडेक्स या फिर निफ्टी 500 इंडेक्स, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कंपनीज जो BSE के 500 स्टॉक के अंदर पहला 500 है। मैं आपको क्या बोला, BSE NSE में, BSE में ऑलमोस्ट 5,500 के आसपास कंपनी है, NSE में ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास कंपनी, ठीक है। तो ये लोग फॉलो करते हैं कि जो टॉप 500 कंपनीज है उनका जो ओवरऑल मतलब मार्केट में परफॉर्मेंस है, उनसे उनको भी ये क्रॉस कर जाए, ये इनका टारगेट होता है। दिस इंडिसेस आर ब्रॉड एंड कंटेन द टॉप 500 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, मतलब इनको ये बेसिकली रैडर बना के काम करते हैं कि भाई BSE NSE में जो टॉप 500 कंपनीज है मैं उन पे अपना पैसा को लगाऊंगा, ठीक है। इट्स लाइक दैट, गिवन द फैक्ट दैट मल्टी कैप फंड्स हैज अ मिक्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड द रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज ऑन द हायर साइड। जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है वो थोड़ा हायर साइड में होता है, एंड हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज आल्सो एसोसिएटेड विद हायर रिस्क। भाई जहां जहां हायर रिटर्न है वहां वहां हायर रिस्क है। तो हियर इज अ समरी ऑफ रिटर्न ऑफ मल्टी कैप फंड्स फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको आपके लिए एक चीज रेडी किया, दैट इज लास्ट 10 साल में हमारे देश में जो मल्टी कैप फंड्स चला है, ठीक है, उसका एक डिटेल्स है, ठीक है। एक जो बड़े बड़े मल्टी कैप फंड्स चलाया गया है डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू से, आपको मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ कि मल्टी कैप फंड्स में क्या रिटर्न जनरेट करके ये लोग दिया। जैसे अच्छा रेटिंग के साथ सबसे टॉप में दिख रहा है यहाँ पर कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप। ये देखो हर कैटेगरी में कोई ना कोई अच्छा करता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोटक हाईएस्ट है, ठीक है, तो हर जगह में कोटक ही आपको हाईएस्ट दिखेगा। इट्स डिपेंड, रैंकिंग मिलता है, रैंकिंग देते हैं रेटिंग एजेंसीज। हमारे देश में कुछ फेमस रैंकिंग एजेंसी है सर, जैसे कि जो टीवी में जैसे TRP रेटिंग होता है, वैसा ही स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्रिसिल केयर का रेटिंग होता है, ठीक है। क्रिसिल बोल के एक कंपनी है, केयर बोल के एक कंपनी है, जो बेसिकली फंड का परफॉर्मेंस को, कंपनी के परफॉर्मेंस को देख के रेटिंग देता है, और रेटिंग देख के आपको फंड के बारे में एक परफॉर्मेंस का, बेसिकली रेटिंग देख के क्या होता है आपको चूज करने में हेल्प करते हैं। क्रिसिल है, केयर है, फिच है, ठीक है, देयर आर कंपनीज जो मार्केट में रेटिंग एजेंसी के लिए काम करती है। तो ठीक है, ये रेटिंग के बारे में मैं आपको फिर से कभी बताऊंगा, ठीक है, कि रेटिंग कैसे काम करता है नहीं करता है। लेकिन करेंटली इतना समझ लो, जैसे कोटक स्मॉल कैप, सॉरी कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप ग्रोथ फंड, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, मौसमी देख, मौसमी कितना फंड है देख, 29,597 करोड़। इन्होंने जो फंड जुगाड़ किया, इस फंड को जो पूल किया बेसिकली, ठीक है, जुगाड़ी बोलेंगे और क्या सिंपल लैंग्वेज में। दो तरह का प्लान होता है, डायरेक्ट होता है, रेगुलर होता है। ये रेगुलर प्लान है, ठीक है। रेगुलर मतलब बेसिकली जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के थ्रू से लिया जाता है, डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये सब रेगुलर प्लान है। आजकल डायरेक्ट प्लान भी बहुत चलता है, ठीक है, जब आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी का एडवाइजरी नहीं चाहिए। इफ यू हैव नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड, आप डायरेक्ट प्लान यूज कर सकते हो। डायरेक्ट प्लान में आपको थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिलता है कंपेयर टू रेगुलर प्लान। बट रेगुलर प्लान जहाँ पे आप लेते हो ना, वहाँ पर कंपनी या फिर एडवाइजर जो होते हैं आपको सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग तो सीख रहे हो, आप ही लोग बाद में रेगुलर प्लान बेचने का काम कर सकते हो, ठीक है, जिनका जैसा इच्छा होगा। Now point is that कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड ग्रोथ, ठीक है, 29,000 करोड़ का फंड है इनके पास। एब्सोल्यूट रिटर्न जो ये जनरेट किया है, एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब शुरू जो किया था
और अभी जो हालत है उसके हिसाब से अगर देखा जाए 257%। दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर। ये कुछ ऐसा ऐसे एब्सोल्यूट रिटर्न ऐसे कैलकुलेट होता है। आपने मानो किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया 8,000, ठीक है, चाहे 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, आपका फंड हो गया 10,000। तो एब्सोल्यूट रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है? 8,000 आपने इन्वेस्ट किया था, 10,000 आज हो गया, तो आपका कितने का प्रॉफिट हो गया सर? 2,000 का। तो 2,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100। लेकिन ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता आपको कि लास्ट प्रीवियस 5 साल से अगर ये फंड चल रहा है तो उसमें एनुअलाइज रिटर्न कितना है। ठीक है, तो ये अगर मानो 5 साल फंड चल रहा है तो 5 साल का जो टोटल फंड है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई ईयर करके आपको रिटर्न समझ में आता है। तो दैट इज ट्रू पिक्चर, जिससे आपको समझ में आता है कि भाई इस फंड ने ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास रिटर्न जनरेट किया है। तो दैट इज वेरी स्टैंडर्ड रिटर्न। हाँ, कंपेयर टू बैंक या फिर मतलब स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी अच्छा रिटर्न है, खराब एकदम नहीं बोलूंगा सर, काफी स्टैंडर्ड रिटर्न है। 13-13.5%, 14% के आसपास का रिटर्न है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि ये फंड में जिन्होंने 1,000 टका इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जिन्होंने 1,000 इन्वेस्ट किया था, आज के डेट में वो 1,000 का वैल्यू हो गया है 3,570। मतलब ये जो लास्ट 4-5 साल में जितना दिन ये फंड चला है, ठीक है, उसका डेटा आपको यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब आप फंड देखोगे ना और एनालिसिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर 2010 से 10 साल का एक डेटा है, ठीक है। आपने अगर 1,000 दिया था तो 3,570, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। और अगर रिटर्न देखा जाए तो ऑलमोस्ट 13.49% इसमें एनुअलाइज रिटर्न हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न 257% से भी ज्यादा है, ठीक है। सो इस तरह से आप फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हो। ये कुछ लास्ट 10 साल का भारत का कुछ पॉपुलर मल्टी कैप फंड का परफॉर्मेंस, जिसमें और भी है, HDFC इक्विटी है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, फ्रैंकलिन इंडिया है, निप्पॉन इंडिया है, UTI इक्विटी फंड है, SBI मैग्नम है, IDFC मल्टी कैप है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप 2 है और भी है, ठीक है। DSP इक्विटी फंड है, L&T इक्विटी फंड है, कनारा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड रेगुलर प्लान है। तेरा बहुत सारे फंड मैनेजर्स है सर, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरह से आइडिया मिलेगा कि भाई कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बेसिस में आप धीरे धीरे चूज कर सकते हो कि आपको किस फंड के साथ जाना चाहिए, आपको किस में ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। आपको कंपनी का स्कीम समझना चाहिए कि भाई कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मोतीलाल ओसवाल का, सॉरी, पराग पारिक का जो डेटा मैं आपको शो कर रहा था, कहाँ चला गया हमारा पराग पारिक, ये देखो, ये पराग पारिक जैसे मानो यहाँ पर कौन से कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है, उसका पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करता है। ये मैंडेटरी हो गया आजकल, ठीक है। आपको कंपनी से भी बता दिया, डिस्क्लोज करके बताओ, ठीक है, कि भाई आपका पैसा मतलब फंड मैनेजर कहाँ कहाँ लगाते हैं, ठीक है। जैसे उसने ITC में लगाया, बजाज होल्डिंग्स में लगाया, इस तरह से आप सोच सकते हो कंपनी के बारे में कि भाई मेरा फंड कहाँ कहाँ है, किस तरह से है। तो ये एक आइडिया आपको रफली मिल सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट है बेसिकली, ये मंथली रिपोर्ट है जो बाद में आपको दिया भी जाता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि जिस तरह से आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो कि मल्टी कैप फंड का परफॉर्मेंस कैसे है, तो बस अगर आपको यहाँ से एक एवरेज कॉन्सेप्ट निकालना है, द रिटर्न एवरेज अबाउट 10-11%, द लोएस्ट बीइंग 7.36 एंड हायर इज 16%। मतलब हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पर देखा गया है 16% के आसपास फंड है इसके अंदर, ठीक है। आई थिंक 16% का ये वाला इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड है 15.99, हाँ सर, और 7.46 समथिंग है, दैट इज है HSBC का कुछ फंड है, ठीक है। तो वो अच्छा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन एवरेज खराब नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10-11% रिटर्न डिफरेंट फंड मिला के है। तो इससे क्या आपको समझ में आता है? ये समझ में आता है द AMC इज एन एसेट गैदरिंग मशीन। AMC क्या है? वो एसेट को गैदर करता है। इट ट्राइज टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर फंड्स टू इट्स स्कीम्स। Imagine a multi-cap fund does the asset gathering part very well and gathers a tons of assets. मतलब asset को gather करेगा and उसके बाद what do you think will happen to this fund? Well, as asset size grows, they will have to deploy this fund into stocks. जैसे जैसे उनका asset बढ़ता है वो अपने पैसे को अलग अलग stock में बांट देता है। Unfortunately, in the Indian stock market, liquidity in the small cap space is not much. हमारे देश में small cap में ज़्यादा liquidity नहीं है, इसलिए मतलब कंपनीज को क्या करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कैप में ना थोड़ा ग्रोथ चांसेस ज्यादा होता है, रिस्क थोड़ा ज्यादा है, बट स्मॉल कैप कंपनीज का ग्रोथ होने का भी चांसेस बहुत दिखता है, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है। तो इसलिए हमारे देश में ज्यादा लार्ज एंड मिड कैप स्पेस है जहां पर कंपनी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये हमारे देश का एक पिक्चर है जो इंडिया में करेंटली चल रहा है। आई होप कि धीरे धीरे स्मॉल कैप कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करेगा। आजकल बड़ा एग्जाम मतलब एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है स्मॉल के ऊपर, ठीक है, लेकिन
जो अभी तक का रेट है स्मॉल केस थोड़ा कम है। As the asset base grows, multi-cap fund क्या करता है? Tends to works like a large and mid-cap fund. This probably explains why the SBI multi-cap fund 8,500 करोड़ in asset under management, जो आपको मैं शुरू में दिखा रहा था, उनके पास ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ पैसा था, उनमें से 70% उन्होंने लार्ज कैप में लगा के रखा। मतलब लार्ज कैप मतलब जो 1000 करोड़ से ऊपर वाला कंपनी है, 750 करोड़ के ऊपर वाला कंपनी है, ऐसे कंपनीज में, ठीक है। सो the one thing you need to keep in mind when investing in a multi-cap fund is the fund manager risk. Since the fund invest in stocks across the spectrum, वो अलग-अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। Performance is largely depend on the kind of stocks and the proportion of fund manager decide to invest. मतलब एज इन इन्वेस्टर्स आपको क्या देखना पड़ता है फंड मैनेजर का कॉन्सेप्ट को मल्टी कैप फंड जब आप चूज करोगे, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन आता है कि भाई मल्टी कैप चूज करना है कि नहीं करना है। तो मल्टी कैप कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। By the way, in my opinion, if you are completely new to mutual fund and don't know where to start and which category to pick, सच के जो लोग न्यू कमर है, नोविस है मार्केट में, उनको नॉलेज नहीं है, then I must suggest you start with multi cap fund. क्यों? It's like मैं आपको पहले ही बोला था, think of this as a going for a buffet dinner and where you get a bit of everything. आपको हर चीज का थोड़ा बहुत स्वाद चखने का मौका मिलेगा। इसमें रिस्क भी थोड़ा क्या होता है ना, बढ़ जाता है। हाँ, थोड़ा रिटर्न हाई रिटर्न है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो रिटर्न थोड़ा एडजस्ट भी कर लेता है। मतलब अगर 4 फंड कम कर रिटर्न देता है तो 5 फंड में कुछ ग्रोथ कर दिख जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको शुरू में दिखा रहा था, जैसे SBI का, ठीक है। हो सकता है कि स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस अच्छा हो, लार्ज कैप का अच्छा ना हो, लेकिन या फिर ऐसे भी हो सकता है कि स्मॉल कैप लॉस में जा रहा है लेकिन लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये सब स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली देखो तो ये सब स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस में डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट में ये लोग कैसे परफॉर्म कर रहा है, और इनका स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस डिपेंड करता है इनके बिजनेस सिनारियो में, ठीक है, कि इनका जो रियल लाइफ बिजनेस होता है सर उसको कैसे समझे। सर उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट में 3 चीज पढ़ना पड़ता है मेनली, ठीक है। स्टॉक मार्केट में एक होता है बेसिक जो सबके लिए जरूरी है, एक होता है टेक्निकल, ठीक है, जिसमें आप डे टू डे मार्केट अप डाउन को समझ सकते हो, और एक होता है फंडामेंटल, ठीक है। तो जब आप फंडामेंटल को अच्छे से सीख जाओगे ना, जिसमें बेसिकली अकाउंट्स, फाइनेंस एंड क्वालिटी स्टेटमेंट समझना होता है। सुनने में लगता है कि जस्ट अकाउंट्स फाइनेंस, बट ये बहुत बड़ी बात है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट तो जिंदगी भर अकाउंट्स कॉस्ट कर लेते हैं, फिर भी उन्हें भी समझने में दिक्कत हो जाता है। तो फिर इन पे काफी समय देना पड़ता है। मैं रियल का बात कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं 5-6 मंथ्स में फंडामेंटल सिखा देता हूँ, बट उसको एक्चुअल में अप्लाई करने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। 5-6 मंथ्स में मैं फंडामेंटल तो करा दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन दैट 5-6 मंथ्स इज नॉट एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ एवरी फंडामेंटल ऑफ एवरी कंपनी एक्चुअली हैपन, ठीक है। उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस में कंपनी एनालिसिस करते करते आप अपने आप को घसते घसते रेडी कर पाओगे, तभी जाके आज के डेट में जैसे कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। ये लोग जिस तरह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो सब फंडामेंटल एनालिसिस है। मतलब जैसे फंड मैनेजर भी सोचते हैं ना, वैसा ये लोग खुद से सोचते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट करते हैं, ये लोग लोगों का फंड लेके इन्वेस्ट करते हैं। काम वही है, बस थोड़ा घुमा के नाक दिखाते हैं, ठीक है। ये खुद का फंड लेके इन्वेस्ट कर देते हैं। इन लोगों का भी, राकेश झुनझुनवाला का भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है सर, ठीक है। ये भी अपना आपसे हमसे पैसा लेके मार्केट में डालते हैं, ठीक है। इनको पता चलता है, इनका भी टीम है, ठीक है। वॉरेन बफे का भी है, ठीक है। इन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो बेसिकली यही है इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। अरे बोलो सर, समझ में कुछ आ रहा है? यस और नो? आप लोगों का हाँ ना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सर बोलो ना, समझ में कुछ आ रहा है? यस और नो? সুমিত, সুমিত আছিস? সুমিতের একদম আওয়াজ পাচ্ছি না আজকে। হ্যাঁ দাদা আছি, শুনছি। শুনছিস? বাহ, আজ তো ভালো ছেলে হয়ে গেছিস। আচ্ছা। রশনি, জ্যোতি, নন্দিনী, বলো স্যার। মৌসুমি, মৌসুমি বুঝতে হ্যাঁ পারছিস? দাদা। ওকে, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে স্যার। নবনীল বোঝা যাচ্ছে? নবনীল বলো তুমি। দাদা শুনতে পাচ্ছ? আমি তো শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে। ওকে ওকে। হ্যাঁ চলো, হ্যাঁ, একটু একটু বোঝা যাচ্ছে। हाँ একটু একটু বুঝতে পারবে। আর जस्ट एकटाई रिक्वेस्ट, प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने करवाया वो एक बार फिर से कर लो घर में। उसके बाद देखो सब चीज समझ में आएगा, धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगी। फर्स्ट क्लास है,
थोड़ा सा एडवांस लेवल में स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए, तो समझ में आ जाएगा। नो डोंट वरी। अच्छा, फोकस्ड फंड सर, व्हाट इज फोकस्ड फंड? ये भी एक तरह का फंड होता है मार्केट में, उसको फोकस्ड फंड बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम है? फोकस्ड। व्हाट इज फोकस्ड? बहुत सारा मार्केट में है, दिखते हैं सर। कोटक में फोकस्ड है क्या? इक्विटी के अंदर दिखता है नॉर्मली। इसका रिटर्न कोटक इमर्जिंग इक्विटी, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी, बैलेंस्ड। नहीं, इसका करेंटली कोई फोकस फंड नहीं है। सुमित मुझे बता सकता है फोकस फंड किसी का चल रहा है? मोतीलाल का, सॉरी पराग पारिक का, मोतीलाल का भी चलता है फोकस्ड फंड। हेलो, हाँ सुमित बोल। निप्पॉन इंडिया देखो, निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया, चलो सुमित ने मेरे को निप्पॉन सजेस्ट किया, मैं देखता हूँ। निप्पॉन फोकस्ड है तो हाँ, निप्पॉन इंडिया फोकस फंड। चलो हम लोग निप्पॉन में आ गए। यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस भी दिखाई दे रहा है। मैं निप्पॉन के साइड में ही जाता हूँ और देखता हूँ सर कि निप्पॉन इंडिया में, निप्पॉन म्यूचुअल फंड में फोकस्ड फंड क्या चल रहा है। ये देखो सर, निप्पॉन का फोकस्ड फंड अगर आप देखोगे, ये देखो, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? निप्पॉन इंडिया का फोकस फंड का परफॉर्मेंस देखिए। इसका 1 ईयर का CAGR जो है, CAGR का मतलब जो है, ये सब मैंने, ये सभी चीज़ मैंने पहले पहले लेक्चर्स में सभी चीज़ सिखाया। बस आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मिस है क्लास या नहीं हुआ है तो स्टार्टिंग क्लासेस देखो सर, हर चीज़ बोला, हर चीज़ बोला। बस इतना रिक्वेस्ट तो मैं कर ही सकता हूँ, और आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा तो बनता है। आप लोग एक बार प्लीज़ देखिए कि CAGR कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होते हैं। वो एंडिंग वैल्यू, बिगिनिंग वैल्यू टू द पावर 1/n-1, ठीक है? किसी भी फंड का एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू, ठीक है? डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू। जो आपका एंड वैल्यू दिख रहा है आज के डेट में, जहाँ से बिगिन किए थे, टू दी पावर 1/n-1, इस तरह से आपको CAGR मिलता है। मतलब आपको समझ में आ जाता है कि कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट जो है फंड का, एंड दिस इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न। ठीक है, एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वहाँ तो बस ये देखा जाता है कि भाई आपने इन्वेस्ट कितना किया था, प्रॉफिट कितना किया, और वहाँ से परसेंटेज कितना है, बट दैट इज नॉट वेरी प्योर। वो अगर 1 ईयर के अंदर है तो एब्सोल्यूट रिटर्न अच्छा है, बट अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो CAGR इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड एक्चुअली आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो अगर आप निप्पॉन का देखते हो यहाँ पर, जो मैं करेंटली एकदम लेटेस्ट है, 31 दिसंबर 2021 का डेटा है, ठीक है? और NAV जो है वो 31 जनवरी 2022 का दिख रहा है। एक साल का इसका रिटर्न है 40%। ठीक है, स्टॉक मार्केट भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है कई बार। हाँ सर, इन मतलब स्टॉक मार्केट को भी क्रॉस करके चला गया, निफ्टी को भी क्रॉस करके चला गया। 3 साल में है 21%। 5 साल में यहाँ पर बताया नहीं है, सिंस इंसेप्शन अगर जब से फंड चल रहा है तब से देखा जाए तो, ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स होगा, तो ऑलमोस्ट 7-8 साल में 15% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। तो बहुत ही अच्छा इसका है सर। अगर 1000 इन्वेस्ट किसी का है, ठीक है, 10,000 अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है निप्पॉन में, एक साल में 14,000 हुआ है, 3 साल में 18,000 हुआ है, और 7-8 साल में ऑलमोस्ट 16,000 हुआ है सर। तो खराब तो बिल्कुल नहीं है। हाँ सर, क्या बोलते हो? खराब तो बिल्कुल नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन अभी देखना क्या है सर, फोकस फंड होता क्या है, यही ना? चलो देखते हैं फोकस्ड फंड होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या खेल होता है फोकस्ड फंड बनाने के टाइम पे, कंपनीज क्या सोचते हैं। तो डिफरेंट फंड कंपनीज डिफरेंट फंड बना सकते हैं, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बस ये, अगर मैं तो बोलता हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज का बिजनेस अगर आप लोग समझने का कोशिश करते हो ना, आपको इक्विटी मार्केट भी बहुत मजा आएगा। हाँ सुमित, नहीं लग रहा है आजकल कि म्यूचुअल फंड जब से पढ़ रहा है इक्विटी मार्केट का मजा नहीं आ रहा है? हाँ, मतलब इससे क्या होता है कि फंड मैनेजर कैसे काम करते हैं, आपको इसका फोकस हो जा रहा है। और अगर फंड मैनेजर का सोच के साथ आपका सोच आप मैच करा पाते हो, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, या फिर नॉलेज है आपका स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसे मुझे पता है रोशनी, सुमित, ये लोग, और भी है शुभो, गोपी, मोहितोष, बहुत सारे हैं सर जो स्टॉक मार्केट में, प्रिया, बहुत लोग अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। सो जस्ट मेरा एक छोटा सा बात है कि अगर आप म्यूचुअल फंड को भी नॉलेज में लेते हो ना, तो आप फंड मैनेजर की तरह भी सोचना चालू कर दोगे। मतलब आप खुद का फंड मैनेज करो, सिंपल बात है, आपके फैमिली का फंड मैनेज करो, आपके थोड़ा सा दोस्त पड़ोसी का फंड मैनेज कर दो, काफी है, बहुत है। तो इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज हेल्प करता है।
ओके सर, फोकस्ड फंड क्या है? वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू इक्विटी कैटेगरीज बाय नाउ. आई होप यू हैव लुक्ड एट द फैक्ट शीट. आपने फैक्ट शीट देखा? मैंने आपको प्रीवियस एक लेक्चर्स तो मैंने सिर्फ फैक्ट शीट्स के ऊपर लिया था, ठीक है. जैसे कि ये जो है ये क्या है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा क्लास लिया था सर. कहाँ चला गया मेरा फैक्ट शीट्स? यहाँ पर ये फैक्ट शीट्स है सर. ये क्लास तो मैंने पूरा फैक्ट शीट्स में दिया, ठीक है. ये देखो, जनवरी 2022 का मोतीलाल ओसवाल का फैक्ट शीट्स मैंने यूज किया था. अब किसी भी कंपनी का फैक्ट शीट चूज कर सकते हो समझने के लिए कि फंड कैसे कैसे काम कर रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है. सो पॉइंट इज वेरी सिंपल. पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर आप फंड को समझना चाहते हो तो फैक्ट शीट्स को समझना पड़ेगा. So we have discussed a few equity categories by now, and I hope you have looked at the fact sheets and portfolio composition of some of the funds. If you have, then one thing that comes across equity quite evidently is the number of stocks in the portfolio. मतलब आपके पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक्स है, ठीक है. इट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स टू हैव अ लार्ज पोर्टफोलियो साइज. ये बहुत कॉमनली देखा जाता है. जो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके लिए फंड बनाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड बनाते हैं, उसमें कम से कम 60-70 स्टॉक्स होते हैं. इन टिपिकल इक्विटी पोर्टफोलियो में 60-70 स्टॉक्स तो हो ही जाता है सर, ठीक है. टिपिकल पोर्टफोलियो में उससे कम भी हो सकता है, बट 60-70 इज एवरेज. The common theory is that the higher the number of stocks, the lower is your risk, because ये एक बहुत बड़ा फेमस कहावत है, don't put मतलब all your money in single शेयर्स या स्टॉक्स. मतलब कहने का मतलब है, मतलब अगर एक बास्केट के अंदर सब अंडा रख दोगे तो फट सकता है. तो एक काम करो, सभी अंडे को अलग अलग जगह में रखो, ठीक है. एक फटेगा तो कोई बच्चा दे देगा. हाँ सर, समझने बात आ रहा है ना, ठीक है. ऐसे बड़ा फेमस काम है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ऐसा बात है सर, ठीक है. एक बास्केट के अंदर सारा अंडा मत डाल दो, क्योंकि अंडा क्या है, अंडा से मुर्गी आएगा. तो एक बास्केट के अंदर सारा मतलब रख लोगे तो मुश्किल है. मतलब अपना पैसा जो है वो अंडा देने वाला मुर्गी है, ठीक है. और अगर अपना पैसा अगर आप 1-2 स्टॉक में डाल दोगे, अगर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया तो फिर आप फंस जाओगे. तो अगर आप 60-70 स्टॉक में डालोगे तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख है, आपके पास 1 लाख है, आप इस 1 लाख को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो. म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही सोच रहा है, ठीक है. आपने कुछ पैसा टाटा में डाला, टाटा मोटर्स में, कुछ आपने रिलायंस में दिया, कुछ आपने अदानी पे दिया, कुछ आपने इन्फोसिस में दिया, कुछ आपने टीसीएस में दिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अगर आप अपने 1 लाख को अलग अलग में दे दिया, इसका मतलब क्या है, अगर टाटा मानो कि बाई चांस टाटा फट गया, टाटा परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, रिलायंस परफॉर्म कर देगा. अच्छा चलो, रिलायंस मुश्किल कर दिया, टाटा ठीक कर दिया, कर सकता है. अदानी परफॉर्म कर दिया, ठीक है, लेकिन इन्फोसिस डाउन हो गया, तो क्या हो जाएगा ना, आपका एक एवरेज आउट हो जाएगा. रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क कंट्रोल हो जाएगा. आपको बात समझ में आ रहा है सर? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कि टाटा का बिजनेस या टाटा मोटर्स का बिजनेस खराब चल रहा है, कोई बात नहीं, रिलायंस का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है. तो कुछ रिसेंट ट्रेंड का देख लेते हैं. टाटा स्टील, चलो टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है. टाटा स्टील रिसेंट ट्रेंड में लास्ट 6 मंथ्स का डेटा देखते हैं, डाउन हुआ है, लेकिन एक साल में अगर देखा जाए तो टाटा स्टील 800 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा मार्केट में हाई गया था, फिर अभी थोड़ा सा गेन में पोजिशन पे ही है. अगर मैं रिलायंस को देखता हूँ, रिलायंस का शेयर प्राइस देखता हूँ, तो रिलायंस लास्ट एक साल में 2200 के नीचे था, फिर अप हुआ था, फिर थोड़ा नीचे आके एवरेज हो गया है. मोटा मोटी 2000 से परफॉर्मेंस टाटा स्टील का थोड़ा अच्छा था, ठीक है. अच्छा, अगर मैं अदानी पावर को देखता हूँ, अलग अलग सेक्टर्स ले रहा हूँ, अदानी विलमर को छोड़ो तो अभी आया है, अदानी पावर को लेता हूँ. ये स्टॉक लास्ट एक साल में काफी एवरेज हालत दिया है, ठीक है. तो इसका मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अदानी पावर उतना अच्छा नहीं कर पाया. एक टाइम पे बहुत अच्छा किया था, लेकिन एक साल का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए, बीच में अच्छा किया था, 150 चला गया था, फिर नीचे आ गया, फिर 50 से स्टार्ट हुआ था, फिर अभी 123. नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस है, खराब नहीं है. एक साल में कहाँ इसका 50-60 था, 123 एक साल में अच्छा रिटर्न दिया है, 121% के आसपास रिटर्न दिया है. तो कहने का मतलब ये है कि रिलायंस परफॉर्म नहीं किया, अदानी कर लिया, तो आपका पैसा क्या होगा, कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेगा. आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? आपका जो फंड है वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेगा. तो ये कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड भी फॉलो करते हैं, ठीक है. और वो जितना स्टॉक में पैसा डालते हैं, जितना सारा स्टॉक में आपको डाइवर्सिफाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड, ठीक है. डाइवर्सिफाई कर देना. अब डाइवर्सिफाई कर देगा तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा,
रिस्क लोअर करेगा, एंड ऑफ कोर्स द रिटर्न भी थोड़ा सा लोअर होगा, ठीक है। डाइवर्सिफाई करने से रिटर्न भी थोड़ा लोअर साइड में होगा सर, क्योंकि एक स्टॉक जो रिटर्न जनरेट कर सकता है, से फॉर एग्जांपल एक और बार फिर से बताता हूँ, अगर आपने आपका सारा पैसा अदानी पावर में डालते एक साल पहले अगर आप अपने सारा पैसा अदानी पावर में डालते और एक एक शेयर अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप मानो 1000 शेयर्स 50 करके खरीदते, ठीक है, 50 के आसपास ही चल रहा था, तो कितना इन्वेस्ट करते, बोलो ना। 1000 शेयर्स 50 करके अगर आप अदानी पावर खरीदे तो कितना इन्वेस्ट होता आपका, 50,000। प्लीज टेल मी यस और नो। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? सर बोलो, किसी का मेरे को साउंड नहीं मिल रहा है। क्लियर हो रहा है बात? हेलो, कनेक्टेड है कि नहीं आप लोग? ज्योति, रोशनी, है दादा। ओके। Yes, sir. मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्शन नहीं। अगर आपने 1000 शेयर्स 50 करके 50,000 1 ईयर बैक खरीदते और 1000 करके 120 था, आज आपका 1,23,000 होता। 50,000 इन्वेस्ट करके 1,23,000, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिटर्न सर। लेकिन सर अगर इसका उल्टा हो जाता तो? उल्टा यहाँ पर ही हुआ है, ये देखो। मानो कि आपने 150 में इन्वेस्ट करते हैं, अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता। मार्केट में टाइमिंग बहुत बड़ी खेल है सर, मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स। जैसे हमारे लिए टाइमिंग खेल है, म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए भी टाइमिंग खेल है। अगर मानो किसी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने 7-8 मंथ्स बैक इस फंड में पैसा लगा दिया था, आपका हमारा पैसा 150 में लगा दिया था। तो जब 150 में लगाया, उसके बाद ये 130 में आ गया। तो जब 150 में लगाया था 1000 शेयर में, आपका इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख, लेकिन आज आपका परफॉर्मेंस है 1,23,000, तो आप क्या हो, लॉस में आ गए। तो एक पर्टिकुलर शेयर में भरोसा करने का, जैसे प्रॉफिट भी हो सकता है वैसा गेन भी हो सकता है। अगर टाइमिंग सही नहीं रहा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन डाइवर्सिफाई करने का क्या फायदा? अगर अदानी ना काम किया तो रिलायंस काम कर देगा, अगर अदानी ना काम किया तो रिलायंस काम कर देगा। रिलायंस भी देखो एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया, 8.63% समथिंग लाइक दैट, बट फिर भी नॉट बैड, ठीक है, पॉजिटिव में रहोगे। अच्छा नहीं है एक साल का रिटर्न रिलायंस का, रिसेंटली थोड़ा मार्केट डाउन हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर टाटा स्टील का देखो 6.61 नहीं सॉरी एक साल का देखते हैं, 56% रिटर्न दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक चूज किया था, अदानी, रिलायंस और टाटा स्टील। तो टाटा स्टील आपको 56 दिया, रिलायंस आपको 8% दिया, और अदानी आपको एक साल में मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ इसको कि नेगेटिव 50% दिया, नेगेटिव 50% दिया। तो ये 50% नेगेटिव गया, ये पॉजिटिव 56% है, ये 8% है। तो आपने मोटा मोटी कितना रिटर्न कमा लिया? 14% रिटर्न कमाया कि नहीं कमाया? पचास इधर माइनस कर दो, 56 से 50 माइनस होगा, इधर 8 ऐड हो जाएगा, तो 8 + 6 14% आपका एवरेज हो गया। जो कोई किसी भी, अब कोई बोलेगा सर पूरा पैसा इसी में डाल देते अच्छा होता, लेकिन सर वो भी तो बात है ना, रिस्क है ना। तो रिस्क हमेशा रिटर्न दे सकता है, लेकिन रिस्क आपको डुबा के भी ले जा सकता है, ठीक है। रिस्क में जैसा मजा भी है, रिस्क में ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी है सर, ठीक है, रिस्क में कुछ प्रॉब्लम भी है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड कंपनीज किस तरह से पोर्टफोलियो को डाइवर्स करते हैं। तो इसलिए वो नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा चूज करते हैं ताकि आपका पैसा मारा ना जाए। बिकॉज आप क्या चाहते हो, बैंक आपको 6% 7% देता है, पब्लिक 13-14% में खुश हो जाते हैं, इवन 12% में भी वो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बैंक वगैरह में से 6-7 जोर से जोर 8% कहीं मिल जाए तो आज के डेट में, अगर कहीं पर आपको 12 भी मिल गया भाई एनुअल रिटर्न, क्या खराबी है? 14-15% मतलब बहुत अच्छा। और किसी को अगर 25-23% मिल जाए वो तो सुपर डुपर खुश, उसको और क्या चाहिए।
कंपनी अगर कंपनी का अगर मैनेजर अच्छा है वो 100% कमाएगा, आपको भी कुछ दे देगा। हाँ, बस इट्स लाइक दैट। तो ये कॉमन थ्योरी है, ये कॉमन थ्योरी है। लेकिन अब आपको फोकस्ड फंड में क्या होता है, ये लोग ना एक्चुअली रिस्क लेते हैं। फोकस्ड फंड इज अ रिस्क टेकिंग फंड। Focused fund does things differently. The focused funds, as the name suggests, contain a maximum 30 stock, maximum 30, लेकिन उससे कम ही होगा। कुछ कंपनीज तो ऐसे हैं कि 10-12 में ही शिफ्ट हो रह जाते हैं। Concentrated portfolio is a portfolio with a few stocks, but each stock is picked only after rigorous due diligence. ड्यू डिलिजेंस ना सर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ड्यू डिलिजेंस मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस टफ होता है, नहीं सर टफ नहीं होता। नॉलेज के साथ, समय के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ता है। इट्स लाइक टेस्ट क्रिकेट। जैसे क्रिकेट में 3 वर्जन होता है सर, एक T20, एक 50 ओवर्स और एक टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में दमदार होना पड़ता है। ड्यू डिलिजेंस इज लाइक दैट। अगर दम है तभी टेस्ट क्रिकेट खेल पाओगे, नहीं तो नहीं। T20 में अगर कोई 20-25 रन बना देता है ना तो भी टीम में जगह हो जाता है। टेस्ट में 100 लगाना पड़ता है तभी टीम में जगह बनता है। 20-25 में काम नहीं बनेगा। 2-4 छक्का लगाने से भी टीम में जगह हो जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बात छक्का का है ही नहीं। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस, टेक्निक एंड नॉलेज। इट्स लाइक दैट। तो टेस्ट क्रिकेट की तरह आपको ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए कंपनी के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। ये ड्यू डिलिजेंस सिखाया जाता है सर। ये ड्यू डिलिजेंस मैं सिखाता हूँ जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस क्लास करते हैं वहां पर। वॉरेन बफेट का मेथड यूज करके सिखाया जाता है सर। मतलब वन ऑफ द मेथड वॉरेन बफेट का, कि वॉरेन बफेट किस तरह से ड्यू डिलिजेंस को चेक करता है। तो 14-15 पॉइंट का एक पूरा ड्यू डिलिजेंस पॉइंट होता है, ठीक है। उसको चेक करके तब जाके कंपनी में इन्वेस्ट करता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तभी तो फंड मैनेजर है, तभी तो वो लोग फंड मैनेजर बनते हैं सर। टाइम तो उनको देना ही पड़ेगा। तो दे कॉल दिस हाई कन्विक्शन बेट्स। बहुत ही हाईली कन्विक्शन करके बेट करते हैं। कन्विक्शन मतलब उस पर मन लगाते हैं फिर बेट करते हैं। हाँ, बेट तो है, क्योंकि कौन सा कंपनी आगे जाएगा, कौन सा कंपनी नीचे आएगा, सब मार्केट रिस्क है। बेट मतलब क्या, मार्केट रिस्क। अब बिजनेस किसका अच्छा जाएगा किसका खराब जाएगा कौन बोल सकता है। जैसे आपको एक चीज बताओ, नेचुरल गैस, ये कमोडिटी मार्केट है, ठीक है। नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल मार्केट में जो काम करते हैं इनका फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। नेचुरल गैस का क्या खेल है सर, आप लोगों को बता दो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स एलिवेटेड एज रशियन कॉन्फ्लिक्ट डॉलर्स। सर रशिया, आप लोगों को पता है रशिया जो है ना वो यूरोप का 25% से भी ज्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर सकता है, और वो पूरा यूरोपियन नेशंस में सप्लाई भी करते हैं, जिससे यूरोपियन नेशंस का क्या चलता है, चूल्हा चलता है, बेसिकली उनका खाना पकता है, इंडस्ट्री चलता है, नेचुरल गैस का जो यूज है। Against the backdrop of Russia's attack on Ukraine, the US Energy Information Administration reported that lower 48 natural gas inventories dropped 129 BCF for the week ending February and a slightly lighter pool than expected. ठीक है, तो नेचुरल गैस नॉर्मली इसका फ्यूचर मतलब इसका मार्केट डिमांड बढ़ जाएगा और इसका प्राइस मार्केट में हायर हो जाएगा सर। यही एक्सपेक्टेशन यूएस भी कर रहा है, यूएस एनर्जी सेक्टर्स, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज मेनली ये जो गैस का पूरा खेल है ना, नेचुरल गैस विच इज एलिवेटेड एज रशियन कॉन्फ्लिक्ट ब्लर्स, प्राइस एक्शन फॉलोइंग है। ये परसों का है, उससे पहले सोचा गया था कि रशियन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा तो नेचुरल गैस का दाम और बढ़ सकता है। बिकॉज इसका मेन रीजन यही है जो मैं आपको किसी और क्लास में भी बता रहा था एक बार, कि हमारे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम है ना, इसका बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट है रशिया यूक्रेन के बीच में। उसका कुछ मेन रीजन कुछ ऐसा है, मैं आपको समझाता हूँ। रशिया यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है उसमें से इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बस उस पॉइंट में थोड़ा बात करता हूँ। रशिया के पास बहुत सारा पावर है, एनर्जी, मतलब जैसे क्रूड ऑयल, ठीक है। रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है साइज वाइज, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा देश का पॉपुलेशन है 14 करोड़ का। तो वेरी ह्यूज कंट्री सर, ह्यूज कंट्री। बट दुख की बात यह है कि इस कंट्री का इतना बड़ा होने के बावजूद भी सिर्फ 14 करोड़ पॉपुलेशन लेके इनका जिंदगी है। ऊपर से ये लैंड, इसका और भी एक प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए इसके पास कोई प्रॉपर पोर्ट नहीं है, पोर्ट जो हॉट वाटर पोर्ट होगा। रशिया के पास क्रूड ऑयल
रशिया के पास नेचुरल गैस, थोड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सर। नेचुरल गैस भरपूर है, इतना पावर है इसके पास, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, और भी चीजें हैं इनके पास। इतना बड़ा देश है, बहुत सारा चीजें हैं इनके पास जो ये दुनिया भर को बेचता रहता है, ठीक है। स्पेशली अपने ही यूरोप को ही बेचता है। ये भी एक यूरोप रशिया मिला के कंट्री है। रशिया का जो पार्ट है ना सर, यूरोप और एशिया मिला के है, ठीक है, इतना बड़ा है ये। लेकिन इसका मेन जो इकोनॉमी है वो यूरोप ओरिएंटेड है। ये खुद भी मॉस्को जो है वो यूरोप का ही पार्ट है, ठीक है। और ये मॉस्को से पूरा का पूरा जो खेल है इधर जाता है पाइपलाइन के थ्रू से, यूक्रेन होके। आपको दिखाई दे रहा है ना सर आप लोगों को? हेलो, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, मॉस्को से पाइपलाइन के थ्रू से गैस, क्रूड ऑयल पाइप, बहुत सारी चीजें पूरा यूरोप को वो बेचता है, और उससे उसका इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। इट्स वेरी रिच इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम इज वेरी हाई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूरोप को छोड़ के इसका और कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है, ठीक है। लेकिन यूरोप का बाकी कंट्रीज इसको पसंद नहीं करता, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इसको पसंद नहीं करता। इसका कुछ पुराना कारण है, ठीक है, कुछ ओल्ड रीजन है सर। ओल्ड रीजन मतलब रशिया के साथ जर्मन का बहुत बड़ा दुश्मनी है, इंग्लैंड के साथ भी रशिया का दुश्मनी है, बिकॉज इंग्लैंड कैपिटलिज्म सोच का है, रशिया सोशलिज्म सोच के हैं, ठीक है। इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्री बिल्डअप है, ठीक है, और इन लोगों का जो कंट्री बिल्डअप का कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इनके साथ इनका पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। ये वेस्टर्न, इसको नेटो कंट्रीज बोला जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनके साथ रशिया का मेंटेलिटी मैच नहीं करता, ठीक है। सो क्या प्रॉब्लम है, अब यूक्रेन जो है ये बेसिकली एक जमाने में रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में रशिया इसको गवा दिया, स्पेशली 91 के बाद सब अलग हो गया। नॉट जस्ट यूक्रेन, और भी कंट्रीज है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हट गया रशिया के पार्ट से और वो अलग अलग कंट्री बन गया, ठीक है। यूक्रेन के अंदर रशियंस भी हैं और नॉन रशियंस भी कुछ हैं। अब यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का पार्ट बने, लेकिन रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने, क्योंकि ये नाटो का पार्ट बन जाएगा तो फिर यूक्रेन इन लोग के जैसा चलेगा। लेकिन रशिया चाहता है कि यूक्रेन को वो अपने हिसाब से चलाए। ऊपर से एक और भी कारण है, रशिया, यूक्रेन के अंदर रशियंस बहुत हैं, जो रशियंस कल्चर के हैं, रूसी कल्चर्स के हैं, और यूक्रेन से ही रशिया का सारा पाइपलाइन पूरा यूरोप में जाता है। अगर रशिया गैस सप्लाई करना बंद कर देगा तो जर्मन का, फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का हालत खराब हो जाएगा। इनके पास भी बहुत कुछ है जो ये लोग भी इनको देते हैं, बट रशिया इज रियली वेरी पावरफुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर, इतना कुछ होने के बाद भी ये बौखला क्यों जा रहा है? सर कुछ जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है इनको, जियोग्राफिकल कुछ प्रॉब्लम है। एक तो रशिया का जो नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट जो है रशिया का, ये प्लेन लैंड का है। अब नेटो कंट्रीज रशिया को प्रॉब्लम में डालना चाहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि रशिया और पावरफुल हो जाएगा तो अमेरिका को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ मिला के रशिया को डर है कि नेटो एंड अमेरिका मिलके उनको थोड़ा सा साइड करना चाहता है। सब कुछ मिला के इसको थोड़ा डर है, और ऊपर से इसका जो इकोनॉमिकल फायदा है जो यूक्रेन के थ्रू से जाता है, तो ये इकोनॉमी फायदा नहीं होगा। ऊपर से इसके पास कोई पोर्ट नहीं है, जैसे यूक्रेन ले लेगा तो ये पूरा का पूरा समुद्र इसका हो जाएगा, यूक्रेन का कंट्रोल रहेगा, ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी का कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर इस तरह से वो दुनिया भर में मार्केट कर सकता है। तो वेरी, इसलिए क्रीमिया को लिया है, क्रीमिया ये यूक्रेन का ही एक पार्ट है, क्रीमिया को ले लिया 2014 में, उसको लेके प्रॉब्लम है। अब यूक्रेन बदमाशी कर रहा है कि वो नाटो का पार्ट बन जाएगा, तो यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट बन जाएगा फिर से मॉस्को को प्रॉब्लम है, रशिया को प्रॉब्लम है। तो सब कुछ मिला के रशिया जियोग्राफिकली एक प्रॉब्लम में फंस गया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी दुनिया को बेचने के लिए प्रॉपर रोड या कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि जो भी समुद्र है इसके पास, ये ज्यादा का ज्यादा समुद्र जो बर्फीला समुद्र है। अब बर्फीला समुद्र में कैसे काम करोगे, ठीक है, जो बर्फ बन जाते हैं, आइस हो जाते हैं, तो इनको हॉट वाटर चाहिए, जैसे कि भारत में है। तो जैसे ये ब्लैक सी का पार्ट अगर मिल जाता है ना, तो इनके थ्रू से ये इस्तांबुल होके, ग्रीस होके, इस तरह से अफ्रीकन रीजियंस में पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जिब्राल्टर होके, मेडिटेरियन सी होके, बहुत सारा जगह में अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकता है, ठीक है। बहुत सारे रूट है इनके पास, ठीक है। लेकिन अगर कम से कम यूक्रेन तो रहे उनके पास, या क्रीमिया रहे इनके पास, तो ये सब कुछ चीजें इनको थोड़ा सा इनसिक्योर कर रहा है, रशिया इनसिक्योर हो जा रहा है।
और इसीलिए लड़ाई कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन को नाटो लेना चाहता है और यूक्रेन भी चाह रहा है कि वो नाटो का बन जाए, क्योंकि वो रशियंस के साथ थोड़ा गद्दारी कर रहा है। तो सब कुछ मिला के कुछ हिस्टोरिकल रीजंस, कुछ प्रेजेंट कंडीशंस, रशिया बौखला गया है सर। रशिया इसीलिए थोड़ा इकोनॉमिकल रीजन से ही रशिया बौखला गया है, और रशिया नहीं चाह रहा है कि दुनिया भर में यूनाइटेड स्टेट्स का राज चले। रशिया वापस अपना पावर जमाना चाहता है। इकोनॉमिकल समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इसका नेचुरल गैस के जो प्रॉब्लम हुआ है, इस तरह से क्या होता है, नेचुरल गैस वगैरह का दाम बढ़ जा रहा है, ठीक है, फ्यूचर बढ़ जाएगा, तो मार्केट रिस्क बहुत सारा है। सिर्फ वार इज नॉट द रीजन। वार के कारण डिप्रेशन होता है, वार के कारण इकोनॉमी में इस तरह से डाउन ट्रेंड आता है। अब नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंड करके और भी जो इंडस्ट्रीज चलते हैं वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यूक्रेन रशिया क्राइसिस डे बाय डे बढ़ता जाए, वर्ल्ड वाइड हर चीज में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हर चीज से प्रॉब्लम आएगा। और क्रूड ऑयल, इनके कारण तो बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज जैसे मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका क्रूड ऑयल बेचता है, वैसा ही रशिया भी दुनिया भर को क्रूड ऑयल बेचता है। आप लोगों को खबर होगा, पाकिस्तान रिसेंटली रशिया विजिट किया है। पाकिस्तान का जो सीएम है, सॉरी प्रेसिडेंट है, इमरान खान। क्यों? क्योंकि उनको क्रूड ऑयल चाहिए, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, स्पेशली क्रूड ऑयल चाहिए। वो तेल लेना चाहता है रशिया से, सस्ता दाम पे थोड़ा अगर मिल जाए तो, और बेसिकली रशिया का थोड़ा सा सपोर्ट चाहता है, ठीक है, ठीक है। वो ওকে তো बेसिकली তাড়িয়ে দিয়েছে দাদা। वो अभी खबर में क्या दिखा रहा है, आई डोंट नो। अब वही तो देखना है कि इमरान खान में क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो विजिट तो किया है, और विजिट करके बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मूवमेंट। अरे भाई क्या एक्साइटिंग मूवमेंट, लोग वार कर रहा है, एक्साइट लग रहा है तुमको? तो बेसिकली रशियंस को ऑयलिंग करने गया था, ठीक है भाई, हम आपके साथ रहेंगे, मतलब आप मेरे को सपोर्ट दे दो। मतलब एक्चुअली पाकिस्तान बहुत दिन यूएस से भी सपोर्ट लिया था, ठीक है। अब यूएस पाकिस्तान को समझ गया, यूएस पाकिस्तान के साथ अभी रहना नहीं चाहता है, ठीक है। थोड़ा भारत का भी प्रेशर है, अगर यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो फिर भारत यूएस के साथ बिजनेस या कुछ भी डील नहीं करेगा। मतलब इंडिया भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया है, इसलिए पाकिस्तान अभी रशिया के साथ जा रहा है। बट रशिया इज अ वेरी गुड ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया। बहुत दिनों से रशिया के साथ इंडिया का एक ऑलवेज गुड रिलेशन रहा है। हाँ बोलो सर, बोलो, ये कुछ कहना चाहते हो? দাদা প্রথমত হচ্ছে কি চায়নার পরবর্তী মার্কেট হচ্ছে ইন্ডিয়া। ইম্পোর্ট বলো এক্স্যাক্টলি, এক্সপোর্ট বলো, ঠিক আছে? এটার বড় দিক হিসাবে হচ্ছে সাউন্ড তোমার প্রবলেম হচ্ছে, আমেরিকা। সাউন্ডটা খুব প্রবলেম করছে। হ্যালো, বল বল, শুনছি। যখন তোমার চায়নার পরবর্তী মার্কেট যখন ইন্ডিয়া হয়ে যাবে, তখন আমেরিকার জন্য একটা বড় প্রিফার হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে হুম কি তোমার যেই মানে পার্টস গুলো তৈরি করে চায়না, অ্যাপেলের বলো, আইফোন বলো, মানে যে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, তো সেটারও প্রবলেম হয়ে যাবে। সেটা চিন্তা ভাবনা অলরেডি চলছে যে ইন্ডিয়াতে যাতে শিফট করা যায়। হুম তো এবার সেই ক্ষেত্রে চায়নাও কোনো কিছু স্টেপ নিতে পারছে না। যে যদি কোনো স্টেপ নিয়ে নেয় উল্টা পাল্টা, তাহলে তো আবার ওরও বাঁশ চলে যাবে না। তাই জন্য ওই কালকে ভোটাভুটি হয়েছে ন্যাটোতে, বুঝলে তো? হুম। তো ওখানে বলছে 11খানা দেশ ভোটিং করেছে, তার মধ্যে ইন্ডিয়া আর চায়না দুজনেই কোনো ভোট দেয়নি, কারো পক্ষেও বলেনি। क्यों करेगा? नहीं करेगा, इंडिया वोट नहीं देगा, बिकॉज इंडिया इसलिए वोट नहीं देगा बिकॉज इंडिया रशिया के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। और रिसेंटली करंट सिचुएशंस में यूएस के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, स्पेशली ट्रम्प के ड्यूरेशन में। और करंट यूएस के साथ, इंडिया के साथ यूएस का बहुत अच्छा कनेक्शन है बहुत सारे रीजंस में। एक तो इंडिया यूएस के कंपनीज के साथ इंडिया का बिजनेस, इंडियन ह्यूमन रिसोर्स यूएस में, ठीक है। तो अभी इंडिया यूएस में काफी अच्छा रिलेशन बना हुआ है, तो इंडिया इसको तोड़ना नहीं चाहता। और रशिया के साथ जो रिलेशन हमारा पुराना बना हुआ है ना, क्योंकि रशिया हमें बहुत बार सपोर्ट दिया है इंटरनेशनल सिनारियो में, ठीक है। बहुत सारा इंडियन प्रॉब्लम जो अंदर में था, रशिया सपोर्ट किया है, ये भूलना नहीं चाहिए इंडियंस को। सो सब कुछ मिला के इंडिया रशिया के अगेंस्ट में तो बोल नहीं पाएगा सर, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन रशिया चाहता भी, मतलब ये रशिया जानता है कि इंडिया नहीं बोलेगा। तो दीज आर दी सिचुएशंस कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट में भी नहीं जाएगा, और यूएस के साथ जो उसका करेंट बिजनेस सिनेरियो है वो नहीं होगा। ऊपर से चाइना जब इंडिया को प्रॉब्लम करता है, यूएस इंडिया को हेल्प करता है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा, ये लद्दाख में जैसे हुआ है, गलवान घाटी में, ठीक है। चाइना जैसे ही अटैक किया, यूएस अपना आर्मी भेज दिया, भाई हम है इंडिया के पास, और चाइना और यूएस में प्रॉब्लम है। तो ये एक बेसिकली वर्ल्ड रिलेशनशिप है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल एरिया।
छोड़ो इसको लेके। लेकिन ये इसका एक चीज आपको समझना पड़ेगा, मैं इस पर्पस में क्यों बोला, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, म्यूचुअल फंड तो स्टॉक मार्केट के ऊपर बेस करके ही चलता है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट सिनेरियो का हमेशा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि क्या हो सकता है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझोगे तो आपको इंटरनेशनल मार्केट भी समझ में आएगा और इससे आपको हेल्प होगा, सीरियसली इससे आपको हेल्प होगा। सो दीज आर द थिंग्स जो मार्केट रिस्क है ना, इस तरह से डिसाइड होता है। वन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस एक वन ऑफ द बेसिक्स एरिया है जो रिस्क मैटर को देखता है सर, तो आपको खबर रखना चाहिए। ठीक है, अभी फिर से वापस आ जाते हैं सर हमारा फोकस फंड में। तो ये जेएम फाइनेंशियल्स का एक फोकस फंड है, जो जेएम फाइनेंशियल्स, इसको जेएम फाइनेंशियल्स भी एक बहुत फेमस म्यूचुअल फंड कंपनी है सर। ये 11 स्टॉक्स का एक फोकस फंड बनाते हैं, ज्यादा नहीं। नॉर्मली ट्रेडिशनल आइडिया क्या है, 60-70 स्टॉक का, लेकिन फोकस फंड क्या है, 11 स्टॉक का। ठीक है, 25 स्टॉक का, मैक्सिमम 30। ये लोग तो और रिस्क ले लिया, 11 स्टॉक और 11 स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है ये देखो सर। ये जेएम का कोर 11 फंड के नाम से जाना जाता है, आपको जो मैं शो कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या इन्वेस्ट किया, लुक एट हियर। बजाज फाइनेंस में 12,365 क्वांटिटी, मार्केट वैल्यू है 523 का। ठीक है, वोल्टस का है, मारुति सुजुकी है, टाइटन है, एशियन पेंट्स है, एचडीएफसी है, पेट्रोनेट है, एक्सिस बैंक है, टेक महिंद्रा है, स्विस सीमेंट है, लार्सन टुब्रो है। इस तरह से इतना टोटल मार्केट वैल्यू है 5,467 करोड़ का, ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ के आसपास का है। नेट एसेट वैल्यू है 97.88। जिनको नेट एसेट वैल्यू क्या है, आई थिंक लास्ट लेक्चर उससे पहले वाला लेक्चर्स में मैं इन्हें भी क्या होता है अच्छे से समझा के रखा। प्लीज प्लीज बार बार बोलूंगा, जिनका प्रीवियस लेक्चर्स मिस हो गया है ड्यू टू एनी रीजंस, लास्ट 3-4 जो भी लेक्चर्स है आप सारा का सारा लेक्चर्स करो, आपको एनएवी वगैरह सब समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये इसका फंड काम किया है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है जो आपको मैंने यहाँ पर शो किया। इससे क्या समझ में आता है, देखो इसका परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो सिंस द नंबर ऑफ स्टॉक इज लिमिटेड, दिस इज कॉल्ड फोकस फंड। जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक लिमिटेड होगा उसको फोकस फंड कहेंगे। द रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द फोकस्ड फंड चेंजेस ड्रास्टिकली कंपेयर टू अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत ही कम फंड में आपका पैसा लगता है। अगर 10-11 फंड मार्केट में परफॉर्म नहीं किया तो फिर आपका पैसा थोड़ा डूब जाएगा, लेकिन रिस्क हायर है इसलिए रिटर्न भी हायर होता है। ठीक है, तो अगर आपका रिस्क लेने का ताकत है, आप फोकस्ड फंड में जा सकते हो सर, या फिर अपने क्लाइंट को फोकस्ड फंड में जाने का सजेशन दे सकते हो। एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर के तौर पे बात कर रहा हूँ, या फिर एज ए खुद का म्यूचुअल फंड के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ फेमस फोकस्ड फंड है जिसमें टॉप किया है रिसेंट लेवल में, 2020 का डेटा है, ये 10 से 20 का डेटा है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड 10 साल में अगर इनका देखा जाए, क्रेसिल का रैंक है 4, इसका 6,924 करोड़ का फंड इनके अंडर पे है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किया है इन्होंने, एब्सोल्यूट मतलब कितना इन्वेस्ट किया था और क्या हुआ है, 377% का। लेकिन अगर एनुअलाइज देखा जाए तो एवरेज 17% के आसपास रिटर्न जनरेट किया है 10 साल में। 10 साल में 17% खराब नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सर। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 10 साल में 17% बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है, सो आप समझ रहे हो ना कि इस तरह से आपको और भी देखने को मिलेगा। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, क्वांट फोकस्ड इक्विटी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, प्रिंसिपल फोकस मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इस तरह से आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, जहां पर इसमें मैं रेट वाइज जो सबसे हाईएस्ट था मैंने आपको बताया। तो फोकस्ड फंड में कौन किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है मैं आपको बताया। इसमें रिटर्न जनरेट होने का चांसेस ज्यादा है सर कंपेयर टू एनी अदर काइंड ऑफ फंड। लेकिन क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि कम स्टॉक में आपका पैसा जाता है और कंसेंट्रेशन होते हैं, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होते हैं, ये रिगोरस स्किल के साथ इसको चेक करके इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क है बट रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा है सर। I like to think of focused fund as a poor man's portfolio management service. You get similar return at a much lower cost. Similar return मिलेगा आपको लेकिन थोड़ा सस्ता cost में. And any entry criteria. This also leads to me next point. The focused fund is not for someone. Focused fund उनके लिए नहीं है जो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको इतना बोलूंगा, अगर आप स्टार्टिंग मार्केट में स्टार्ट लेवल में हो तो आप फोकस्ड फंड में मत जाओ, क्योंकि अगर आपका बाई चांस नेगेटिव रिटर्न आ गया या कम रिटर्न आ गया
आपको म्यूचुअल फंड से भरोसा उठ जाएगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं ये सब म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, मतलब वो गलत सजेशन में पड़ गया सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप अपने क्लाइंट को हैंडल करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका रिस्क एपिटाइट क्या है, क्या वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, क्या उनके पास बहुत पैसा है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। अच्छा अच्छा बोल के टीवी सुन के थोड़ी होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। अब देखो, जानो, क्लाइंट को समझो, उनका रिस्क एपिटाइट देखो, ठीक है, ताकि उनका भरोसा जीतने के लिए उनको रिटर्न जनरेट करना होगा। अगर मानो कि आपने पहले ही उनको इतना रिस्क दे दिया, तो वो बंदा अगर बाई चांस, हो सकता है कि पहले ही आपके सर्विस में उसको अच्छा रिटर्न मिल गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पहले ही सर्विस में उसमें उसका पैसा डूब गया, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो कभी भी किसी स्टार्टिंग क्लाइंट को, या खुद के लिए भी अगर आप सोच रहे हो, अगर आप न्यू कमर हो, तो डोंट गो विद दिस, बिकॉज ये एक बेसिक सजेशन है सर। बट इफ यू हैव अ गुड नॉलेज इन स्टॉक मार्केट, देन ठीक है, तब ठीक है, बात करके समझ में आता है इंसान से कि भी इसको नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है, तब ठीक है, वो रिस्क लेने के लिए रेडी है तो ठीक है। अगर वो रेडी नहीं है तो फोकस्ड फंड में उनका पैसा मत दो सर, क्योंकि क्या है ना, डर ये है कि अगर उनका एक बार भरोसा टूट गया ना, तो म्यूचुअल फंड में वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि किसी कभी अगर पैसा एक बार कैपिटल लॉस हो जाता है ना, उसको डर लग जाता है हर चीज में। इसीलिए तो आप खुद के लिए भी सोचो, क्लाइंट के लिए भी सोचो, ठीक है। इस तरह से आपका माइंड सेटअप बनना चाहिए, तभी जाके आगे जाके एक गुड मार्केटिंग स्किल भी जनरेट कर पाओगे। गलत मार्केटिंग कभी मत कीजिए सर। गलत मार्केटिंग मतलब इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस, ठीक है। तभी जाके किसको क्या बेचना है, किसको क्या सजेशन देना है, ये कला होता है जो एक्चुअली नॉलेज से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये अच्छा है वो अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा खराब तो देखने को समझ में मिल जाएगा। रिटर्न चेक करोगे, मार्केट में हजारों फंड है, आपको 1000 में से 500 फंड 200 फंड मिल जाएगा, रिटर्न अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सबके लिए सब अच्छा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Everything is good or good, better, best, but maybe everything is not good for everybody. So this kind of thing you must nurture within yourself. और जब भी आप क्लाइंट को हैंडल करो, उस केस में भी आप इस मैटर को समझने का कोशिश कीजिएगा कि किसको क्या रेफर करना चाहिए। आई होप ये चीज आपको हेल्प करेगा। डिविडेंड यील्ड फंड्स। सो डिविडेंड यील्ड फंड्स क्या है? I wish there were a different name of this mutual fund category. The moment you see dividend yield, मतलब ये सुन के ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड हमें डिविडेंड पे करेगा, बट ऐसा नहीं है। डिविडेंड, म्यूचुअल फंड हमें डिविडेंड नहीं पे करता है। ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड कंपनी अपना पैसा ऐसा जगह में डालते हैं जो फंड डिविडेंड अच्छा देता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी को मिलता है। हाँ, बाद में आपको मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड कभी भी आपको डिविडेंड नहीं दे सकता। ये गलत, लोग गलत परसेप्शन ले लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोला है सर। आई विश देयर वर अ डिफरेंट नेम फॉर दिस म्यूचुअल फंड कैटेगरी, बट ये पॉपुलर है। डिविडेंड यील्ड फंड इज अ वेरी वेरी पॉपुलर फंड सर। द मोमेंट यू सी डिविडेंड यील्ड एज a part of the fund name, it is only natural to expect that mutual fund pays out regular dividend to its investors. However, this is not true at all. A dividend yield fund, or that matter any other mutual fund, is under no obligation to pay out a dividend to its investors. ये कभी भी dividend नहीं देता, तो इसको आपको समझना होगा। Given this, why do you think a dividend yield fund is called dividend fund या dividend yield fund? Well, the name is a representative of the strategy of the fund. The strategy, as you can imagine, involve इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट पे आउट हाई डिविडेंड। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज आपका पैसा ऐसा जगह में डालते हैं जो हाई डिविडेंड पे करते हैं। सर, इससे भी आपको भी नॉलेज मिल जा रहा है, जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ये भी एक होता है कि हम डिविडेंड अच्छा देने वाला कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, मतलब इसलिए रिस्क कम होता है क्योंकि उसमें ग्रोथ कम होता है। जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देते हैं उसमें ग्रोथ कम होगा। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि मार्केट में ऐसा कंपनीज क्या क्या है जो ग्रोथ कम है लेकिन डिविडेंड अच्छा देता है। मतलब उसका प्रॉफिट, अच्छा पैसा है उनके पास, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ नहीं है। लेकिन एक जमाने में बहुत अच्छा पैसा कमाया, और अभी जो रिटर्न उनका जनरेट होता है मार्केट से, वो एक स्टेबल रिटर्न जनरेट होता है ना सर। हर बिजनेस का, हर इंसान का एक होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद बिजनेस में और कुछ रिटर्न, एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने का देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन एक रीजनेबल रिटर्न आता रहता है, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसा बिजनेस है, जैसे मैं फेमस नाम मेरे को हमेशा याद आ जाता है आईटीसी का, ठीक है, ओएनजीसी का, ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया, वेरी गुड सुमित, कोल इंडिया। हाँ सर, दीज आर सम ऑफ द फेमस नेम जिनको सुन के ही मेरे को ऐसा लगता है अच्छा बेटा ग्रोथ नहीं है बट डिविडेंड देगा।
इट्स लाइक दैट। तो से फॉर एग्जांपल कंपनी डिविडेंड रेगुलर बेसिस में देता है, ठीक है। इन्फोसिस इज आल्सो, इन्फोसिस में दोनों है, इन्फोसिस ग्रोथ भी है और डिविडेंड भी देता है, ये इन्फोसिस का खासियत है। टीसीएस इज आल्सो देयर। सो if Infosys trading at rupees 780 per share pays a dividend of 22, just try to understand। तो फिर इसका डिविडेंड यील्ड जो है सर ये हो गया 2.8, मतलब 22 मार्केट में चल डिविडेंड दे रहा है और मार्केट प्राइस 780। लेकिन कंपनी बताने के टाइम पे अलग बोलता है, मतलब अगर इसका मानो 10% का इसका फेस वैल्यू है और 22% डिविडेंड दे रहा है तो वो आपको 10% के ऊपर परसेंटेज बोलेगा, तो लोग गुमराह कर देते हैं लोगों को। लेकिन ये भी एक टेक्निक है सर अपने डिविडेंड यील्ड को बताने का। फेस वैल्यू मेरा 10 है लेकिन आपको 22% पर शेयर में आपको डिविडेंड दूंगा, ठीक है। तो इसको साउंड लाइक 150-200%, हाँ सर, साउंड लाइक मोर देन 100% डिविडेंड। तो वो तो आपको फेस वैल्यू में, तो मार्केट में ये सब कंपनी चलता ही नहीं है। तो मार्केट प्राइस में अगर चेक करोगे तो आपको सही पिक्चर दिखेगा, लेकिन फेस वैल्यू में देखने का भी ना एक तरीका होता है, बट दैट इज थिन लाइन मार्केटिंग है। वो थिन लाइन मार्केटिंग है। लोगों को लगेगा देखा 110% डिविडेंड दिया है, 125% डिविडेंड दिया है, बट दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हाँ सर, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब आपको मार्केट में जब भी कोई स्टॉक में आप एनालिसिस करोगे फंडामेंटल लेवल में आपको ये सब दिखेगा, नजर आता है। सो इसका डिविडेंड यील्ड कितना हो गया 2.8। तो एक सेबी का डेफिनेशन है डिविडेंड यील्ड कंपनीज का, डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड का सेबी का क्या डेफिनेशन है देखो सर। डिविडेंड यील्ड फंड स्कीम शुड बी प्रीडोमिनेटली इन्वेस्ट इन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक, मतलब जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो एसेट मैनेजर्स हैं, वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जो डिविडेंड यील्ड करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 65% ऑफ टोटल एसेट्स होगा। एंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, मतलब ओपन एंडेड मतलब जो चलेगा मार्केट में, बंद नहीं होने वाला, ठीक है। स्कीम को बंद नहीं करेंगे, क्लोज एंडेड नहीं है, ओपन एंडेड। आजकल ओपन एंडेड ही ज्यादा होता है, ये भी मैंने पिछले क्लासेस में बता हुआ है सर। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने समझा के रखा कि ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, रेगुलर प्लान क्या होता है। बेसिक है पर जान लेना चाहिए सर, हाँ बेसिक्स है पर जान लेना चाहिए। तो ये बता के रखा, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक, ये से भी बता के रखा। और कम से कम 65% ऑफ टोटल एसेट्स, मतलब आपके पास म्यूचुअल फंड के पास जितना टोटल एसेट्स होगा उसका 65% फंड उसमें जाना चाहिए। So as you can see, the fund is predominantly invested at least 65% in dividend yielding stock. There are two aspects. 65% अगर dividend yielding में जाएगा, बाकी 35% अदर इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। तो 35% कंपनी क्या करेगा, नॉन डिविडेंड यील्डिंग में डालेगा, मतलब ग्रोथ। नॉन डिविडेंड यील्ड मतलब ग्रोथ। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करते हो, स्पेशली CA CMA वाले ग्रुप 2 के लिए पढ़ते हो, या अलग से भी फाइनेंस का क्लास करते हो, नॉर्मली बहुत लोग हैं जिनको CA CMA से कोई मोह माया नहीं है, बट वो पढ़ाई करते हैं सीखने के लिए, कुछ लोग हैं सर। सो वहां पर एक चैप्टर आता है सर डिविडेंड बोल के, वहां पर ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। कि डिविडेंड का एक चैप्टर होता है डिविडेंड का, ठीक है, डिविडेंड कॉन्सेप्ट में। उसमें ये ग्रोथ कैसे होता है बिजनेस पे, और नो ग्रोथ कैसे होता है, नो ग्रोथ फार्म। हाँ, ये वेरी फेमस कॉन्सेप्ट। जो लोग फाइनेंस पढ़ते हो या कभी फाइनेंस पढ़े हो पहले भी, ठीक है, या फिर अगर भूल गए तो मैं बोलूंगा पढ़ते रहो, बिकॉज पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। जितना जानोगे और सीखोगे उतना मजा है सर। इसीलिए देखो सब चीज काम आता है, सब चीज काम आता है। बस क्या है ना, जब हमारा सोच थोड़ा छोटा हो जाता है ना, पढ़ने का एक ही मकसद बन जाता है, सर्टिफिकेट के लिए पढ़ना। इट्स वेरी नैरो काइंड ऑफ थॉट सर। आप अगर सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सोच छोटा है, ऐसे सोच में नॉलेज कम हो जाता है, आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपका सोच बड़ा है तो आप रेगुलर पढ़ोगे, और इतना पढ़ोगे कि किताब भी मतलब डर जाएगा, बोलेगा भाई इतना मत पढ़, मेरे को भी कभी रेस्ट दे दिया कर। मतलब आप अगर इंटरेस्ट के साथ जानोगे पढ़ोगे तो किताब भी डर जाएगा ना। तो किताब को डराओ कभी, हाँ, कॉपी को डराओ, इतना कॉपी में लिखो, पेन को इतना लिखो कि पेन फट जाए। कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पेन का नीब जो है वो फट गया लिखते लिखते, आपका हाथ का जो अंगुली है वो इतना दब गया कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। ऐसा दिन आया है कभी? शायद बचपन में आया था। अगर वो दिन नहीं आता है तो आप सोच लेना कि जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। सीरियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दिया। लिख लिख के हाथ में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाना चाहिए, पेन का नीब फट जाना चाहिए, ठीक है। आपका किताब जो है, किताब का पेज पतला हो जाना चाहिए। अगर ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो बैटरी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। बैकअप के लिए अलग बैटरी खरीदना पड़ रहा है, इतना नॉलेज गैदर कर रहे हो, तब जाके जानना जिंदगी में कुछ होने वाला है। क्योंकि
बिना कुछ खोए हुए जिंदगी में कुछ मिलता ही नहीं है, ये तो जिंदगी का बड़ा सीक्रेट है सर। ठीक है, जब इंसान जिंदगी में कुछ खोया नहीं वो पाएगा क्या? पागला खाबी की, इट्स अ वेरी फेमस बंगाली वर्ड। पागला खाबी की, खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना सर। तो फंड इन्वेस्ट 65% ऑफ द कॉर्पस इन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक एंड बैलेंस 35% इन नॉन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक। ये कंपनी करेगा। और नॉन डिविडेंड मतलब ग्रोथ, ग्रोथ जो बिजनेस में ग्रोथ है वो डिविडेंड देके खर्चा नहीं करेगा। ठीक है, जो ग्रोथ बिजनेस होता है ना वो कभी भी डिविडेंड देके खर्चा नहीं करता है। क्यों? उसको मार्केट में पैसा फिर से इन्वेस्ट करना है। अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देगा, मतलब प्रॉफिट का पार्ट दे देगा, तो फिर ग्रोथ कैसे करेगा? Ideally, these funds should invest in highly dividend yielding stocks, so one has to define what high dividend really means. The lack of clear definition leads to inconsistencies in stock selection. For example, a fund manager simply states that high dividend yield is anything greater than 0.75% of, and another fund manager may want to benchmark it against the indices dividend yield. मतलब indices in the sense Sensex, Nifty का जो डिविडेंड, हर कंपनी का जो डिविडेंड यील्डिंग है कम से कम उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, कम से कम 0.75% ज्यादा हो जाए, तो ऐसा लगता है कि ये डिविडेंड यील्डिंग में अच्छा है। तो मैं कुछ स्टॉक आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये देखो, ये एक फंड फैक्ट शीट्स है। जैसे ये किसका कंपनी है, ये कंपनी बेंचमार्क निफ्टी डिविडेंड का। अच्छा, ये बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी डिविडेंड का। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज 50, निफ्टी का अपॉर्चुनिटीज 50 है, जिसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2345 का। मंथली एवरेज एसेट है इनका 2351 करोड़ का। नंबर ऑफ फोलियो है 2,57,947 लोगों का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5000 का। ठीक है, इसमें डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्लान है, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी डिविडेंड को। इससे भी आपका जो फंड मैनेजर का है वो 0.75% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेंचमार्क themselves to the निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 इंडेक्स, ये निफ्टी बनाते हैं, सेंसेक्स मतलब जो एनएसई है वो बनाते हैं। ऐसे जगह में अपने फंड को बना के रखता है, जिसको तोड़ना फंड मैनेजर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई कम से कम इससे ज्यादा अच्छा वाला कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बेंचमार्क बना लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब देखना ये है कि डिविडेंड पेड कंपनीज कौन सा है। देखिए 31 दिसंबर 2019 तक जो बेस्ट कंपनीज डिविडेंड दिया है, उसमें इक्विटी में इन्फोसिस, मतलब बेस्ट कंपनीज, मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जब कोई कंपनी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो एज ऑन दिसंबर, जो निफ्टी 50 का, जो निफ्टी 50 अपॉर्चुनिटी 50 का जो पोर्टफोलियो है वो बेस्ट डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये निफ्टी 50 अपॉर्चुनिटी 50 का टोटल एसेट का जो परसेंटेज है उसमें इन्फोसिस में इनका सबसे ज्यादा है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, कंज्यूमर हेल्थ केयर, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एम्फेसिस लिमिटेड, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, सैनोफी इंडिया, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, हीरो मोटोकॉर्प, टोरेंट फार्मा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, Coromandel International Limited, Hindustan Zinc, Procter and Gamble Hygiene and Healthcare, ICICI Securities, Coal India, Power Grid Corporation, Oil and Natural Gas Corporation ONGC, Larsen and Toubro L&T के नाम से जाना जाता है, Cummins India, Castrol India, Muthoot Finance, Indian Oil Corporation, Akzo Nobel India Limited, something like that. ठीक है, तो ये कुछ फेमस कंपनीज है। ठीक है, जो टोटल एसेट्स हो गया इतना। ठीक है, तो किसमें कितना इन्वेस्टमेंट वो निफ्टी अपॉर्चुनिटी 50 ने करके रखा है, ये आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में इस तरह से क्या आ गया कि मार्केट में अप टू 2019 तक कौन सा कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी दिया है, इसका भी आपको एक नॉलेज मिल जाता है। तो कंपनीज का क्या है, कंपनी ऐसे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जो डिविडेंड यील्ड करता है। जैसे कि कुछ फेमस डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक 2010 से 20 के बीच में, आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड। ठीक है, 752 करोड़ का इसके पास एसेट्स है जो डिविडेंड यील्ड फंड में लगाया है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हो कितना रिटर्न किया है, 9.32% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। ठीक है, 10% का रिटर्न जनरेट किया है ये वाला फंड, प्रिंसिपल डिविडेंड यील्ड फंड, टेम्पलेटन इंडिया इक्विटी इनकम फंड। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यूज किया जो डिविडेंड ग्रोथ फंड में, डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्ट करके मार्केट में रिटर्न जनरेट करके दिया है। एज यू कैन सी द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अक्रॉस दीज फंड्स, मैं नॉर्मली सीरियसली मैं भी नॉर्मली इतना पसंद नहीं करता डिविडेंड यील्ड फंड को, सिंपली बिकॉज आई प्रेफर टू टेक थोड़ा बहुत रिस्क लेके। डिविडेंड यील्ड स्टॉक में ग्रोथ नहीं है, तो ग्रोथ नहीं है तो रिटर्न भी कम है, इसीलिए देखो 9-10% से ज्यादा कहीं पर भी ज्यादा नहीं है। 15, 16, 17, 18% का ग्रोथ तो भूल ही जाओ, बिकॉज इन स्टॉक में ग्रोथ नहीं है ना,
तो ऐसे म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन आपको एक रेगुलर बेसिस में ये परफॉर्मेंस देता है, ये मानना पड़ेगा, परफॉर्मेंस है इनका, ठीक है। सो ये बेसिकली है, बट ऑफकोर्स अगर आपको अच्छा लगता है डिविडेंड तो आप डिविडेंड कंपनीज में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी डिविडेंड बिल्डिंग स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करो। समझ में आया सर डिविडेंड ग्रोथ म्यूचुअल फंड क्या होता है? प्लीज टेल मी सर, डिविडेंड यील्ड फंड्स, ये सब टीवी में ऐड देखते हो, पर थोड़ा एनालिसिस हो रहा है तो आई होप आगे से काफी हेल्पफुल होगा। क्या बोलते हो, हेल्प होगा कि नहीं? है दादा। ELSS फंड सर ये क्या है? सर ये टैक्स सेविंग्स फंड्स है। आप लोग टैक्स सेविंग्स के बारे में सुने हो ना सर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके टैक्स में सेविंग्स आता है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मोटा मोटी मैंने ऑलमोस्ट सारा हर टाइप का फंड के बारे में बात कर लिया आप लोगों के साथ। जैसे ये पराग पारिक में एक टैक्स सेविंग स्कीम में देख रहा था, फ्लेक्सी के बाद ही है शायद, ये देखो पराग पारिक टैक्स सेवर्स दिखाई दे रहा है। ये इसको ELSS बोलते हैं सर, इक्विटी लिंक्ड। ये देखो ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स विद स्टैट्यूटरी लॉक इन ऑफ 3 years एंड टैक्स बेनिफिट, ठीक है। फंड का नाम है, कौन चला रहा है, कब से चालू हुआ है? 24 जुलाई 2019 से। राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार, राज मेहता, ये लोग इनको मैनेज कर रहा है। कोई इक्विटी में देखता, कोई कंपनी फंड मैनेजर है, को फंड मैनेजर है, और कोई डेब्ट को देखता है। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है देखो एक बार। अच्छा कितना एसेट्स है इनके ये वाला फंड में? सर 400 करोड़ का फंड ये लोग मार्केट में लगाया है। कितना? पराग पारिक सर न्यू आया है, मतलब बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जितना करता है छोटा मोटा करते हैं, लेकिन अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। 400 करोड़ का फंड है इनके पास, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एवरेज है 393 करोड़ का, एवरेज फॉर द मंथ 393 करोड़। रेगुलर प्लान में इतना है, डायरेक्ट प्लान में इतना है। रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान के लिए प्रीवियस लेक्चर सुनो प्लीज। मंथ एक्सपेंस रेशियो वगैरह में आगे आगे बताऊंगा आपको ये सब क्या होता है। निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को क्या किस तरह से देखा जाता है, ठीक है। 500, निफ्टी 50, 500, निफ्टी 50, ठीक है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, ये सब भी मैंने बता दिया पहले क्लासेस में कि मिनिमम कितना एप्लीकेशन करने से आपको मिलेगा। जैसे मिनिमम परचेस के लिए न्यू परचेस में 500 एंड मल्टीपल ऑफ 500, एडिशनल परचेस में 500 एंड मल्टीपल 500, और अगर आप SIP करोगे तो 1000 से स्टार्ट कर सकते हो, क्वार्टरली करोगे तो 3000 से, ठीक है। एंट्री लोड एग्जिट लोड क्या होता है ये बता दिया। मजा का बात है कि कोई एंट्री एग्जिट लोड इसमें है नहीं। ऐसे एंट्री लोड होता नहीं है सर, एग्जिट लोड होता है। अगर आप जल्दी जल्दी फंड उठा लोगे ना 1 साल के अंदर, तो बहुत फंड में आपको थोड़ा पैसा कट लेता है, 1% इस तरह का कुछ। लेकिन इसमें एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं है, इसमें एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं है। और आपका पैसा ये सब स्टॉक मार्केट में, ये सब स्टॉक में लगा हुआ है। आपका पैसा जो है लोगों का यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर बोल के रखा है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। डेब्ट मार्केट में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 16-17% का इन्वेस्टमेंट डेब्ट मार्केट में। तो मैं आगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लासेस में आपको डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में बात करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि इंडस्ट्री एलोकेशंस में कहाँ कहाँ किया है, किस तरह का इंडस्ट्री चूज किया है, ये सभी चीजें आपको फैक्ट शीट्स में दिख जाता है सर, ठीक है। लेकिन फैक्ट शीट तभी समझ में आएगा जब आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज क्लियर कट रहेगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है सर? सर कहने का मतलब है इसको टैक्स सेवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर टैक्स सेविंग्स होता है। सर कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे टैक्स सेविंग्स होता है। टैक्स सेविंग्स फंड में मैं इसका नॉलेज आपको अभी दे देता हूँ, तो थोड़ा मन लगा के सुन लो। लिंक्ड सेविंग स्कीम मतलब आपका पैसा इक्विटी सेक्टर्स में है, लेकिन ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड्स में है जो ELSS फंड कहा जाता है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और आपको 80C में टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। जो लोग इनकम टैक्स का भी क्लास करते हो वहां पर मैं डिडक्शन चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे मतलब नॉर्मल बात है, इनकम टैक्स में डिडक्शन चैप्टर के अंदर मुझे बताना पड़ता है। डिडक्शंस में एक एरिया होता है सर 80C से लेके 80U तक का, ठीक है। तो 80C से 80U एक्चुअली डिडक्शंस का एरिया है, जो आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल इनकम आपको वैराइटीज ऑफ डिडक्शंस दिया जाता है। LIC प्रीमियम के कारण, अगर आपका LIC स्कीम वगैरह है तो इस तरह का। सही आपका अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है तब तो भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा सर। एज यू मे बी अवेयर ऑफ सेक्शन 80, बहुत लोगों को पता है 80C। एंड 80C में आपका टैक्स बर्डन कम करने के लिए ELSS स्कीम में आपको छूट मिला है मैक्सिमम 1.5 लाख तक का। आपका टैक्स बर्डन आप 1.5 लाख तक कम कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज मिडिल क्लास इनकम, ठीक है, एक एवरेज मिडिल क्लास इनकम लिया, यहाँ पर थोड़ा सा हायर मिडिल क्लास भी बोल सकते हो, मैं इसको एवरेज बोलूंगा, मिडिल क्लास इनकम, ठीक है।
मतलब आजकल 5-6 लाख एनुअल इनकम मतलब लोअर मिडिल, 10-12 लाख इनकम मतलब मिडिल क्लास। अगर आपका इनकम एनुअली 20-25 लाख से ऊपर जा रहा है तो फिर आप हायर मिडिल क्लास, ऐसा 1 करोड़ तक जाओगे तो 1 करोड़ ऊपर चला जाएगा, 50 लाख ऊपर जाएगा मतलब आप रिच कैटेगरी में पहुंच पड़ते हो। ठीक है, एनुअल इनकम 50 लाख क्रॉस करता है मतलब आप रिच हो जाते हो। लेकिन एनुअल इनकम अगर आपका 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक है तो फिर आप हायर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हो। और 12 से 20 लाख का जो ग्रुप है वो बेसिकली मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। तो इफ यू हैव टोटल ग्रॉस ईयरली इनकम, इंडिया का इनकम बड़ा है सर, इंडिया का इनकम लेवल बड़ा है पहले से। तो ग्रॉस ईयरली इनकम अगर आपका 12 लाख है और अगर आपका इन्वेस्टमेंट है ईएलएसएस में तो आप 1.5 लाख तक छूट ले सकते हो इन वेरियस एटीसी ऑप्शंस। लेकिन हाँ, ये 1.5 लाख कुल मिला के मतलब से फॉर एग्जांपल आपका और भी कुछ स्कीम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा। तो अगर 12 लाख से मैं आपको बताता हूँ कि बाकी और भी क्या हो सकता है। सॉरी, मतलब 12 लाख से 1.5 लाख चला जाएगा तो कितना होगा सर? 12 लाख से 1,50,000 हटाने से कितना होता है? 10,50,000। मतलब आपका टोटल इनकम 10,50,000 का हो जाएगा। तो फिर आपका टैक्स बर्डन भी कम हो जाएगा। आप लोगों को इनकम टैक्स कैलकुलेशन आता है ना सबको? अच्छा, मैं फिर से करा देता हूँ एक बार, चलो कोई बात नहीं, साइड में कर देता हूँ कहीं पर भी। हाँ हेलो सर, आप लोगों को फिर से बताना पड़ेगा। चलो बताते हैं, जैम ओपन करते हैं थोड़ा। सर आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं? बस यही लास्ट टॉपिक है आज का इक्विटी स्कीम में। आप लोग पेशेंस के साथ थोड़ा रहोगे तो टैक्स स्कीम भी समझा दूंगा। बोलो सर बोलो, सुन रहे हो कि नहीं? सर वीक में एक दिन थोड़ा तो लंबा होगा क्लास। किसी का आवाज नहीं है सर, कोई है कि नहीं है या फिर मैं अकेला ही बके जा रहा हूँ? बोलो। है दादा। ओ सर ठीक है, सर ठीक है। देखो सर, आपका इनकम 12 लाख था, 12 लाख पे कितना टैक्स देते? जल्दी बोलो। नॉर्मली अप टू 2.5 लाख, नील ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख 5%. 5%। ठीक है, नॉर्मल, वेरी गुड सर, बोलते रहो बोलते रहो। 5 लाख से 10 लाख 20%। 20%. थैंक यू सर, 1 लाख। 20% तो हो जाता है 1 lakh. 1 लाख। 10 का कोई स्लैब है नहीं करेंटली, तो 5 से 10 लाख 20%। और अगर आपका इनकम 10 लाख से जितना ऊपर जाएगा उस पे स्लैब आ जाता है 30 का। 30%. तो इसका हो जाएगा आपका 30%। दैट मीन्स 2 लाख पे 30% कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000। सो आपका टोटल कितना हो जाता है? 1,60,000 और 12,500, दैट इज 1,72,500, है ना? इसके ऊपर आपका और एडिशन क्या हो जाएगा? एडू प्लस हेल्थ 4%, कितना हो जाएगा? जो भी 4% ऐड करके आएगा, ठीक है, वो आपका टोटल हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। अब थोड़ा सा डिडक्शंस लेके देखते हैं सर। हाँ, ये विदाउट डिडक्शंस है 12 लाख। हाँ, अब जब डिडक्शंस के साथ करेंगे, से फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख 12 लाख का इनकम था, 12 लाख से 1.5 लाख हटा दो, 1.5 लाख लेस कर दो। कुल मिला के ईएलएसएस भी हो सकता है, एलआईसी प्रीमियम हो सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना हो सकता है, एटीसी में बहुत सारा प्लान आता है। लेकिन जो भी प्लान है आपका, चाहे एलआईसी प्रीमियम हो, चाहे ईएलएसएस स्कीम हो, मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो हमारा करंट मुद्दा है म्यूचुअल फंड में, जो भी है सब कुछ मिला जुला के ही 1.5 लाख सर। ऐसा नहीं कि ईएलएसएस में 1.5 लाख, इक्विटी में 1.5 लाख, सॉरी एलआईसी प्रीमियम का 1.5 लाख, पब्लिक प्रोविडेंट का 1.5 लाख, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुल मिला के 1.5 लाख मिला जुला के आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि भाई ईएलएसएस के 50,000 दे दो। आप मतलब आप शायद ईएलएसएस में भरे हो, लेकिन आप ईएलएसएस को 50,000 सेग्रीगेट कर दो। आप एलआईसी प्रीमियम को कुछ दे दो, आप पीपीएफ को कुछ दे दो, आप सुकन्या समृद्धि के लिए कुछ पैसा जमा करते हो गवर्नमेंट में बच्चे के लिए, तो उसके लिए कुछ दे दो। ठीक है, सब कुछ मिला जुला के 1.5 लाख, तो कितना हो जाएगा? 10,50,000। नाउ व्हाट विल बी योर टैक्स लायबिलिटी? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अप टू 2.5
नहीं, मैं ये ओल्ड रेट यूज कर रहा हूँ। एक 115 बीएससी है, 115 बीएससी में थोड़ा डिस्काउंटेड रेट है, बट उसमें आपको एटीसी वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है। मैक्सिमम एटीसी से एटीयू का बेनिफिट उसमें नहीं मिलता है, सो उसका बात करना बेकार है। 115 बीएससी, हाँ, जो लोग इनकम टैक्स क्लास करते हो उनको पता होगा 115 बीएससी क्या है। तो अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2.5 to 5 लाख। हम लोग मंगलवार बुधवार पढ़ते हैं ना इनकम टैक्स, दिमाग खराब करते हैं आप लोगों का। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 12,500। फिर आपका 5 लाख से 10 लाख एट द रेट 20% हो जाएगा 1 लाख। और ग्रेटर देन 10 लाख टू 10 लाख 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर आपका हो जाएगा एट द रेट 30। कितना हो जाता है? 15,000। 50,000 30%, 15,000। हाँ सर। तो 1,15,000 12,500 कितना हो गया सर? 25, 1,27,500। 5,500। इसके ऊपर 4% का जो भी सेस है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो सब सभी केस में लगेगा। क्या डिफरेंस हो गया सर? 1,72,000 1,27,000, पूरा ऑपोजिट हो गया। वाह वाह, 1,72,500 और 1,27,500, कितने का डिफरेंस है? 50,000? नहीं, 50,000 नहीं, थोड़ा और कम। $45,000। 45,000 का सेविंग्स है आपका, समझ रहे हो सर? कम कम, कम कुछ नहीं है। हाँ, 1,000 भी मायने रखता है। क्या बोलते हो? अरे भाई, मेहनत का 1,000 भी मायने रखता है। हाँ, आपके लिए बहुत मेहनत का होता है सबका पैसा। हाँ, सारा दिन पसीना बहा के पैसा आता है, दिमाग खा के पैसा आता है, दिमाग गर्म करके पैसा आता है, अलग अलग कारण से। हाँ, फैशन करके, कुछ भी करो, सबका अपना मेहनत का है। तो 45,000 इज नॉट लेस। सो ऐसे काम करते हैं ELSS। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ELSS में जो बात मैं बार बार कर रहा हूँ, 1.5 लाख जो आपको मिलेगा वो सब कुछ मिला जुला के, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, FD, 5 ईयर FD, सुकन्या समृद्धि योजना, जो भी है, ठीक है, ये सब इनकम टैक्स क्लास में आप लोगों को मैं मंगल बुधवार का इनकम टैक्स जो हम लोग का चलता है CA CM स्पेशल, ठीक है, तो उसमें मैं आपको स्पेशल करके और बताऊंगा ATC के अंदर, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में ELSS स्कीम में करने से भी आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है आपने देख लिया। सेबी ने क्या बताया इसके बारे में? मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 80% होना चाहिए, ये सेबी बताया। ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि लॉक इन पीरियड 3 साल का है अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो। मतलब आप अगर पैसा लगाओगे ELSS में तो 3 साल तक उठा नहीं सकते, ये स्पेशल है, दिस इज अ वेरी स्पेशल। 3 साल तक नहीं उठा सकते, सेविंग्स की तरह काम करेगा आपका, पैसा उठा नहीं सकते, 3 साल लॉक इन है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है यहाँ पर। एक बात, ELSS फंड है मैंडेटरी लॉक इन ऑफ 3 साल, और ELSS हैव टू मैंडेट टू इन्वेस्ट 80% ऑफ द फंड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड कमोडिटी। 80% फंड इक्विटी रिलेटेड में करना पड़ेगा। इन इक्विटी एंड इक्विटी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक्स, चाहे वो मतलब लार्ज कैप स्मॉल कैप का कोई बात नहीं है, किसी भी कैप में आपका पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर लगा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा ही 80% इक्विटी में। जैसे यहाँ पर कुछ फेमस इक्विटी लिंक स्कीम है, आदित्य बिरला, सन लाइफ, आदित्य बिरला, ये सब फेमस है। लार्ज कैप में इतना परसेंट, मिड कैप पे 39, स्मॉल कैप पे 10.6, डेब्ट में 1.8, 80% इधर चला जाएगा इक्विटी में। आदित्य बिरला सन लाइफ, टैक्स रिलीफ 96, डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ठीक है, बड़ौदा ELSS, BNP पैरिबस, बैंक ऑफ इंडिया, अक्सा टैक्स, कनारा रॉबको, DSP टैक्स सेवर्स, एडेलविस लॉन्ग टर्म, एडेलविस टैक्स एडवांटेज, बहुत सारे फंड है। तो यहाँ पर बस ये दिखाया गया आपको कि कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट फंड किया है। यहाँ पर बहुत सारा कंपनी है, आप एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा सर, ठीक है। दैट इज द लिस्ट ऑफ 40 टॉप ELSS फंड, ये इंडिया का
40 टॉप ELSS आपको दिखाया मैं, जो लास्ट 2019 20 21 तक चला है। आगे का आपको और डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा, आप अगर इंटरनेट में सर्च करोगे। बहुत सारा कंपनीज है सर, जैसे ग्रोथ है, म्यूचुअल जीरोधा वगैरह है जो डायरेक्ट प्लान बेचते हैं, या फिर आप कंपनी के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के साइट में जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारा जगह है चेक करने का, मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ जाके मैं आपको आप फंड के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से ELSS चलता है, ठीक है। सो कुछ फंड है ELSS का जो लास्ट 10 साल में भारत में परफॉर्मेंस दिया है, यू कैन सी इट हियर। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, निप्पॉन इंडिया, ठीक है। रिटर्न अगर देखा जाए खराब नहीं दिया सर, इक्विटी स्कीम है ना, 17% 18% स्कीम दिया है, ठीक है। तो एवरेज खराब नहीं है, इसका भी 15% के आसपास का एवरेज दे रहा है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इक्विटी स्कीम में, नॉर्मल इक्विटी स्कीम में अगर आपने डाला तो फिर टैक्स सेविंग्स में डालने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि टैक्स सेविंग्स में, अगर टैक्स सेविंग्स में डालोगे तो नॉर्मल में मत डालो, क्योंकि आपका पैसा ऑलमोस्ट इक्विटी में ही तो चलेगा ना, तो सारा पैसा एक ही बात है, ठीक है। आप समझ रहे हो बात मेरा, क्या बात कहना चाहता हूँ। When you select an ELSS fund, the decision should depend on your overall portfolio structure. For example, there is no point in having a large cap fund and again opting to invest in fund like HDFC Tax Savers. मतलब अगर आपके पास large cap fund है अलग से, तो फिर अलग से HDFC Tax Savers में डालने का जरूरत नहीं है, because HDFC Tax Savers भी 83% पैसा large cap में ही डालेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपका कोई पैसा लार्ज कैप में है, किसी म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप में पैसा लगा के रखा है, सो फिर से HDFC टैक्स सेवर्स में लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज HDFC टैक्स सेवर्स का अगर आप देखोगे यहाँ पर, जिसने 80% तो 80% ऑफ जो उसका जो फंड है वो टैक्स मतलब लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है। सो सिमिलर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट का तो कोई मतलब नहीं होता है। सो आई थिंक आप लोगों को जो नॉलेज चाहिए था इक्विटी स्कीम के बारे में, मैंने आप लोगों को लास्ट 2 क्लास में कोशिश किया, बस आगे आप लोगों का चर्चा का बात है। द लास्ट 2 चैप्टर ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया आप लोगों को, इक्विटी स्कीम सिखाया। नेक्स्ट क्लास हम लोगों का डेब्ट फंड में चलेगा सर, ठीक है। फिर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, इंडेक्स फंड, आर्बिट्रेज फंड, म्यूचुअल फंड रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, बहुत सारा चीज़ है, बेंचमार्किंग, बीटा, SD, शार्प रेशियो, बहुत कुछ बाकी है अभी, ठीक है। सो क्या बाकी है उसको मत सोचो, क्या प्रेजेंटली सीख रहे हो वो सोचो, ठीक है। बाकी तो जिंदगी में बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या सीखने को मिल रहा है अभी उस पर फोकस करो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ऐसे आई नो आप लोगों के पास पेशेंस है, पेशेंस के साथ रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बोलो सर, क्लियर है या नहीं, समझ में आया क्लास? नवोनील, मौसुमी, ज्योति, प्लीज टेल मी सर। হ্যাঁ স্যার। ओके सर, ठीक है, ठीक है আর फिर। স্যার আজকে লেকচারটা একটু প্রোভাইড করবেন আমাকে, কারণ আমার মানে নেটওয়ার্কটা খুব ইস্যু প্রবলেম করছিল, অনেক জায়গায় কেটে কেটে যাচ্ছিল। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ক্লাস শেয়ার করে দেবো, আগের গুলো করে দেবো, তার সাথে আজকেরটাও করে দেবো। ओके ठीक है फिर, ठीक है फिर, टाटा सर सबको। गुड नाइट दादा। हाँ गुड नाइट सर, রাখছি দাদা। ओके बाय।